हमें एक दूसरे को हेल्प करते हुए यह काम करना है और सबसे पहले आती है हमारी हेल्थ। तो ऐसा क्यों होता है कि व्हाई डू वी स्ट्रगल इन साइलेंस? हम क्यों अपने आप अकेले के साथ में जूझ रहे होते हैं, शारीरिक तौर पे तकलीफ को लेकर या मानसिक तौर के तकलीफ को लेकर? स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। यू आर नॉट योर पास्ट। आप कल नहीं हो, आप आज हो। तो जो भी आपको सिर्फ इसलिए कि कोई और आपकी बात समझ नहीं पाएगा या कोई और आपका काम नहीं कर पाएगा या कोई और आपके लिए सोच नहीं पाएगा, तो क्या इसका मतलब शेयरिंग नहीं होना चाहिए? ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। इट यू नीड नॉट डू इट अलोन। हम सब साथ में हैं। हम कई बार सोचते हैं कि जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स है, वो हमें प्यार नहीं करते या पैम्पर नहीं करते या ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते, सुनते नहीं है। हमारी बड़ी-बड़ी, छोटी-छोटी बातों को बड़ी-बड़ी बातों को समझते कि इतनी छोटी बात है, तो तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम और आप एक-दूसरे की बात बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मनस्वी जो है, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य से ये बनाई गई है, परिकल्पना की गई है कि हम लोग प्रायः कुछ भी हमको तकलीफ होती है, तो हम सोचते हैं कि हमारे शारीरिक लेवल पर हो रही है, पर ऐसा नहीं है। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, एक काउंसलर, डायटीशियन के नाते, एक हीलर के नाते मैं कहना चाहूँगी कि ये ऑलरेडी आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। तो क्यों ना हम पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य को भी देखें, जाँचें, परखें, सुलझाएँ, इस उलझन को जो है एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ बाँटें, है ना? क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पे हार रहे हैं, तो आप शारीरिक तौर पर कभी जीत नहीं सकते। ऐसा मेरा बहुत ही ज़रूर से मानना है। तो हर चीज़ से बढ़कर अपने जीवन की नायिका बने और उसकी शिकार नहीं बनना है हमें, उसकी नायिका बनना है। जो भी सिचुएशन है, उसको बिल्कुल डटकर सामना करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं या हम अपनी कोई बीमारी के लिए घर में बात करते हैं, पर उस बात को, उस हमारी स्ट्रगल को नहीं समझ पाते हैं या हम ओपीडी में भी जाते हैं, तो डॉक्टर से भी खुल के बात नहीं कर पाते हैं, समय नहीं होता है उनके पास। तो कुछ ऐसे पहलू जो छूट जाते हैं, वो इस मनस्वी में उन उन बातों के लिए जगह बनाई गई है, विशेष जगह, क्योंकि इसी से ही आप आपके स्वास्थ्य को संपूर्णता में पा सकेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल सेशंस विद ब्यूटीफुल स्पीकर्स विद अस दिस वीक। डोंट मिस एनी ऑफ द सेशंस। बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं सारे और डेली यही लिंक, यही सब कुछ रहेगा। बस आपको आना है और अपने जिन महिलाएं, जो औरतें आपके लाइफ में योगदान दे रही हैं, उनको भी लेकर आना है, क्योंकि जब हम सब साथ में उठेंगे, तब साथ में हम बहुत अच्छे से इस जीवन का मजा ले पाएंगे, है ना? तो अब मैं मनस्वी के लिए आपको फिर से दिल से आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि यह जो क्रम चल पड़ा है, ये जो कारवां बन पड़ा है इतने मनस्वियों का, तुम भी मनस्वी, मैं भी मनस्वी, तो ये कारवां कहीं रुके नहीं। ये एक ऐसी परिवार बन जाए, एक ऐसी जगह बन जाए, जहाँ आप अपने मन की बात कर सकते हो। और फिर मैं लास्ट में कहूँगी, मैं हूँ ना, आप जब भी आपका मन करे, आपके पास मेरा नंबर, जो हमारा मनस्वी का नंबर आपके पास है। आप अपनी छोटी-मोटी हर बात, अपनी दिल की बात कर सकती हो मनस्वी में। फिर से आपका फिर से आपका जी, बहुत बहुत थैंक यू रानी दीदी, आपने हमें बहुत अच्छी से गाइड किया। मैं आमंत्रित करती हूँ, दीदी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आशा दुजारी दीदी को। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से मनस्वी को काफी प्रमोट किया है और कई सारी कॉम्पिटिशन भी अरेंज की है मनस्वी के सदस्यों के लिए, हमारी सारी सखियों के लिए। और सभी सखियों से नम्र निवेदन है, हमें पूरा सेशन कैमरा ऑन रख के अटेंड करना है। और इसमें अगर गलती से भी कोई जेंट्स ज्वाइन हो गए हैं तो वे प्लीज लीव कर दे। ये सिर्फ हम सखियों के लिए सेशन है, फीमेल वीक रहेगा ये। तो आइए हम सुनेंगे आशा दुजारी दीदी को।
यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन नमन करती हूँ और आप सभी को वंदन और अभिनंदन। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभू फाउंडेशन एवं नागपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन के संयुक्त तत्वाधान में मनस्वी वुमेन हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम के वर्चुअल रूप से पधारी आप सभी का मैं आशा दुजारी स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारी प्रमुख अतिथि एवं मार्गदर्शिका डॉक्टर सपना जी शर्मा, विभू फाउंडेशन एवं मनस्वी की कल्पना को साकार रूप देने वाली डॉक्टर रानी जी भुतड़ा का नागपुर जिला की सभी पूर्वाध्यक्षाएं, पदाधिकारी एवं सभी तहसील की बहनें और आप सभी का मैं आशा दुजारी नागपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से शब्द सुमनों द्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। ऐसी नारी दिवस पर यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये रेड कलर का, हेलो, रेड कलर में के दिख रहा है। हाँ आशा दीदी कहिए आप। दिख रहा है जानू, कहिए आप। हेलो। ऐसी नारी दिवस पर यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अनेकानेक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ आप सभी को। अपनी सृजनात्मक प्रतिभा एवं भाव प्रवण कला से नारी उसे पूर्णतः एवं अमरता प्रदान करती है। संवेदनशीलता एवं कोमलता उसका वैशिष्ट्य है। इसी कारण से सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में उसने क्रियात्मक योगदान प्रस्तुत किया है और उसका पवित्र जीवन ही प्रेम है। इसी जीवन को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाने के लिए उसे अपने आप का ध्यान रखना होता है। अपने शरीर व मन दोनों के लिए समय निकालकर दोनों को स्वस्थ रखना है। ये काम हमको आज से ही शुरू करना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आज इसी विषय पर डॉक्टर सपना जी शर्मा हमें मार्गदर्शन देगी। साथ ही महिला दिवस में हमने 2 प्रतियोगिताएं रखी है, चेहरे पे मुखौटा और जुगाड़ से ज्वेलरी बनाना। उसकी फोटो खींचकर आपको हमें भेजना है। 7 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान हम हर दिन 5 सरप्राइज क्वेश्चन पूछेंगे। जो सबसे पहले चैट बॉक्स में जवाब देगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विभू फाउंडेशन की सूत्रधार डॉक्टर रानी जी भुतड़ा से मनस्वी की पूर्ण जानकारी देने के लिए एवं जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है उसकी पूर्ण जानकारी देने के लिए फिर से आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू आशा दीदी, आपका इतना प्रेम पूर्वक सहयोग जिन्होंने कई हमारी बहनों तक इस मनस्वी की बात को पहुंचाया है, तहे दिल से धन्यवाद। और सिर्फ हेल्थ की बातें नहीं होगी, मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया है आशा दीदी ने। थैंक यू सो मच, है ना, क्योंकि हमें मेंटली भी बहुत खुश रहना जरूरी है। अब मैं बता दूं आज के अपने स्पीकर के साथ में, जो कि बिल्कुल भी कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं और सुनते आए हैं उनको, लेकिन आज एक विशेष दिवस के उपलक्ष्य में हम उन्हें फिर से सुनना चाहेंगे। मैं कहूंगी बल्कि ऐसी कई बहनें जिन्होंने शायद उन्हें सुना भी नहीं है, तो यह मनस्वी का काम है कि हम आपको उनकी बात आप तक पहुंचाए। सपना मैम के बारे में मैं बताना चाहूँ तो शी इज अ डॉक्टर, शी इज क्वालिफाइड एज ऑप्थेल्मिक सर्जन, लेकिन शी इज अ स्पिरिचुअल काउंसलर। ये कैसे हुआ ये तो वही बताएगी।
कि एक सर्जन वाले कामों को छोड़कर उन्हें ऐसी कौन सी सदा सुनाई दी अपने दिल की कि उन्होंने वह चीज छोड़कर काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलर, वो लाइफ कोच है और ऑथर है कुछ बुक्स की। इतना उनके बारे में अगर हम जाने जाएंगे तो इतनी सारी बातें हैं। बहुत बहुआयामी ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, हमारे बीच में है, जो अगर बात करना शुरू कर दे तो शायद हमें 1 घंटा तो ऐसा लगेगा कि कब बीत गया, लेकिन हमें हमारे समय को देखते हुए हमें उनका 1 घंटा पूरा गाइडेंस मिलेगा। She is also a psychotherapist, counselor, a human resource and personal management. उन्होंने बुक्स फॉर द लव ऑफ मी ऑथर किया है। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में उन्होंने लिखा है, बहुत प्यारी सी बुक है उनकी। और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके कई सारे ब्लॉग्स हैं और बहुत सारी ऐसे उनके आर्टिकल्स हैं जिनसे हमें लाइफ के लिए गाइडेंस मिलता है। तो सबसे पहला, जैसे हम समझते हैं कि द ट्रू ब्यूटी ऑफ अ वुमन इज रिफ्लेक्टेड इन अ सोल, तो जब तक हम अपनी आत्मा स्वरूप जानकर हम अपने आप को निखारते नहीं हैं, अपने आप को कुछ अच्छी बात नहीं करेंगे, या अपने आप को किस जीवन में किस मोड़ पर किस तरह से संभाले, इसके लिए गाइडेंस करेगी। और सबसे अहम मुद्दे की बात जो है कि जब हम जहाँ सोचते हैं कि हम मतलब जेंट्सों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना है, तो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पर हमारे बैलेंस बिगड़ सकता है, कौन सी बातें हैं जो हमें बहुत आहत कर सकती है, उसके बारे में आज का विशेष टॉपिक, आज की औरत, चुनौतियां एवं औरत होने के मायने। आई रिक्वेस्ट सपना मैम, आई वेलकम हर इन दिस फर्स्ट इनॉग्रल सेशन ऑफ मनस्वी। सपना मैम, यू आर वेलकम। हेलो, हाय। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, we all are eager to Thank you. Is my voice clear? yes ma'am. Okay. Very good evening and many wishes for the Women's Day. एक ही सिर्फ मुझे लगता है कि ये Women's Day पे विश करने वाला जो चीज है वो कुछ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर दिन हमारा ही है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, हर दिन हमारा है अगर हम उस दिन को लेना चाहें तो। तो जो टॉपिक मैं आजकल अक्सर लेडीज से बात करना चाहती हूँ वो वॉइस मैम आप म्यूट हो गई है, आई एम सॉरी। हेलो, एम आई ऑडिबल? या तो एक मेरे अपने जो व्यूज है इस विषय पे, मैं 20 साल से करीब काउंसलिंग कर रही हूँ, काफी ट्रैवल करती हूँ, दुनिया देखी है, मेरी अपनी जिंदगी रही है और मैंने अपनी 2 बेटियां बड़ी की है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ जो मेरे व्यू है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी या मेरे ख्याल से स्कूल में थी, तो एक बात जो मुझे बार बार मैं लगती थी अंदर से, वो लगता था कि मैं लड़का क्यों नहीं हूँ। और मेरे घर में जनरली कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। मैं एक लड़की और मेरे 2 भाई, तो ऐसे कोई घर में भेदभाव नहीं था, मगर कुछ कुछ चीजों में जो है वो मुझे फर्क दिखता था। जैसे मुझे याद है कि एक बार मेरे भाई ने कहा था कि चलो बाइक पे चलते हैं, यहीं से कहीं 200-250 किलोमीटर पे हमारी मौसी रहा करती थी, तो मेरे बड़े ब्रदर उन्होंने कहा चलो बाइक पे चलते हैं वहां पर। तो जब हम अपने फादर से बात करने गए तो उन्होंने मेरे ब्रदर से कहा कि तुमको जाना है तो जाओ, ये गिर जाएगी तो इसके हाथ पैर टूट जाएंगे, शादी कौन करेगा। तो ये जो एक कुछ चीजें थी वो मुझे अक्सर ऐसा कभी कभी लगता था कि काश मैं लड़का होती। दूसरा, मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ी हो रही थी तो मुझे आर्मी में जाने का बहुत मन था, और आज तो खैर लड़कियां आर्मी ज्वाइन कर सकती है, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकती है, उस समय नहीं था ये चीज। तो वो चीज मुझे बहुत लगती थी कि मैं लड़का क्यों नहीं हूँ। तो ऐसी कई चीजों में मुझे लगा करता था बहुत समय तक, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगी मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली लड़के होने में बहुत डिसएडवांटेजेस है, और इट्स नाइस टू बी अ वुमन, इट्स बेटर टू बी अ वुमन, और बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई। और आज तो डेफिनेटली अगर दूसरे जन्म के लिए भी भगवान पूछते कि आप बोलो तुमको चॉइस है क्या करना है, तो आई थिंक वुमन इज बीइंग अ वुमन इज बेटर।
तो ये विचार है, किस किस चीज के ऊपर बेस्ड मेरे ऐसे विचार बने हैं, वो मुझे लगा कि आज इस मौके पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जो मैं आसपास अपने देख रही हूँ, एक होड़ लगी हुई है कि हमको हम किसी से कम नहीं, हम पुरुष से कम नहीं है। ये जो एक चीज है वो मुझे लगता है बहुत गड़बड़ वाली हो गई है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे सोसाइटी में बैलेंस गड़बड़ होते जा रहा है। तो जब मैं ये कह रही हूँ तो आप ये ध्यान रखिए कि न केवल मैं एक स्त्री हूँ, मेरी बेटियां भी हैं। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसी गड़बड़ की है जिसकी वजह से सोसाइटी का बैलेंस अब बहुत स्ट्रांगली बिगड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को दबा के रखना चाहिए या लड़की को पढ़ाइए मत, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या चाहते हैं, इसकी थोड़ी क्लैरिटी स्त्री पुरुष दोनों को ही दिए जाना आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। आज एक मैंने कॉमेडी शो सुना था, तो उसकी एक लाइन में आपको बताना चाहूंगी। बोले इतना, उसने कहा कि इतना कंफ्यूजन हो गया है अभी कि पिछले 20 सालों में लोगों को समझ में आया कि लड़कियों को बहुत दबा के रखा गया था, तो इनको थोड़ा स्मार्ट बनाना जरूरी है, तो उन्होंने लड़कियों के ऊपर बहुत फोकस किया, लेकिन लड़कों की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दी। लड़कियों के लोगों ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफी रहो, लड़कियों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो। तो इम्बैलेंस कई तरीके से सोसाइटी में हुआ है, और ये अगर हम आज के दिन नहीं देखते हैं या नहीं देखना चाहते हैं कि ये किस तरह का इम्बैलेंस है, तो मुझे लगता है कि हमारे अपने लाइफ में, हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने बच्चों की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इश्यूज आएंगे, जरूर आएंगे। हम देख रहे हैं, हमारे आसपास सब जगह देख रहे हैं कि किस तरह के इश्यूज आज के यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जनरेशन के लोग आए हुए हैं। मेरी एज आज 51 इयर्स की एज है मेरी। तो मेरे एज जब मैं बड़ी हो रही थी तो एक सिस्टम था कि भले ही लड़की को दबा के नहीं रखा जाता था, लेकिन ये था कि भाई तुमको घर संभालना है, ये पहले से एक सेड अनसेड एक रूल होता था जो दिमाग में दे दिया जाता था। ये बताया जाता था कि तुमको सबकी बातें सुननी है, सबके हिसाब से जीना है। ये सब चीजें जो है वो सिखाई जाती थी, समझाई जाती थी। सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा था ये चीज, भले ही मेरे मदर के जनरेशन से मेरे जनरेशन में बहुत ज्यादा फर्क था। क्या वो सही था? सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है मेरी जनरेशन की, मेरे आसपास की जनरेशन की बहुत सारी लेडीज है जिन्होंने इस चीज की वजह से काफी सफर भी किया हुआ है। एक हमारी जनरेशन में जनरली ऐसा था, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस रहते हैं, कि घर का काम है तो लेडीज जो है वो ही करेंगी, उस पर भी जो बहू आती है वो बहू करेगी मेजरली। जो पुरुष है घर में वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कोई कोई किया भी करते थे, ऐसा नहीं करते थे, बट ज्यादातर नहीं करेंगे क्योंकि उनका डोमेन ही बाहर की दुनिया, ये समझा जाता था, ये एक्सेप्टेड था कि, और सबने, हर किसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए था, ये जान के था। तो बहुत सारी लेडीज को इसमें काफी तकलीफ भी हुई। मुझे याद है कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी सुबह 5 बजे उठ के पहले बच्चों को तैयार करके फिर टिफिन बनाना है, फिर स्कूल भेजना है, फिर ब्रेकफास्ट बनाना है पूरे घर का, फिर पूरे घर का खाना बनाना है, फिर हॉस्पिटल में दौड़े दौड़े जाती थी, फिर लौट करके आती थी दोपहर को 2 बजे क्योंकि खाना खिलाना है सबको, फिर हॉस्पिटल जाती थी, फिर शाम को आती थी क्योंकि शाम का फिर खाना बनाना है। यार कैसा दिख रहा। तो ये जो सारी चीजें थी, मुझे लगता है कि मेरी जनरेशन की ऑलमोस्ट सभी लेडीज की लाइफ में थी ही। जो वर्किंग वुमेन भी थी उन्होंने इसी तरह से काम किया हुआ है मोस्टली, और इसकी हमको तकलीफ भी काफी हुई है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया है कि जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे जनरेशन की जो बहुत सारी लेडीज इस सब चीजों में से जा चुकी है, वो अपनी बेटियों को क्या सिखा रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम तो लाइक क्वाइट अ लॉट वी हैव सेटल्ड इन आवर लाइफ, हम अपना तरीका ढूंढ के हम रास्ते निकालते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने बेटियों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बेटों को क्या सिखा रहे हैं, बेटियों से भी ज्यादा बेटों को भी हम क्या सिखा रहे हैं, और हम अपने बेटों से, बेटियों से, अपनी डॉटर इन लॉ, अपने सन इन लॉ से एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं। ये चीजें हमारे लिए मुझे लगता है आज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमने सोचना बहुत ज्यादा इस समय रुक कर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि
उनकी लाइफ अभी शुरू होनी है या शुरुआत के दिन है उनके लाइफ के, और उनके लाइफ की तकलीफें अगर कम होना अगर हम चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एज पेरेंट्स एवरी पेरेंट वांट कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमारी बेटी खुश रहे, हमारी बेटा खुश रहे, तो मुझे लगता है कि हमको आज के दिन कुछ ना कुछ सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात आपने सबने देखी होगी कि आज डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है यंगस्टर्स में, खास करके शादी के 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर के अंदर बहुत सारे डिवोर्स रेट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अगर ये हम समझेंगे नहीं और हमको ऐसा लगेगा कि ये दूसरों के घर में होता है तो ये हमारे घर में होने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको ये सब क्यों हो रहा है ये थोड़ा अगर हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो ये हो रहा है कि आज बेटियों को हम बहुत सक्षम करने के पीछे हमारा काफी इंटरेस्ट रहता है। हर घर में बेटी को ये कहा जा रहा है कि तू तो मेरा बेटा है, तुझे बहुत पढ़ना लिखना है, तुझे अपनी लाइफ बनानी है, तुझे नाम करना है और इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ये खास करके इसलिए क्योंकि हमारे जनरेशन की बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम यही थी कि उनके हाथ में कभी फ्रीली पैसा नहीं आया, हर चीज के लिए पैसा मांगना पड़ता था, या सास से मांगना पड़ता था या हस्बैंड से मांगना पड़ता था। तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से हम अपने बेटियों को अलग तरह की चीजें सिखाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन उसको हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की हमको कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरी तरह से समझे तो इसको कि हम ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय हम अपने बेटी से ये कह रहे हैं कि बेटा तुझे बहुत पढ़ना है, बेटा तुझे अपना नाम कमाना है, बेटा तुझे काम करना है, मेरे जैसे घर में चूल्हा चौका नहीं करना है, जिस समय हम अपनी बेटी से ये कह रहे हैं, इंटरेस्टिंगली किसी भी घर में, मैक्सिमम घरों में बेटों से ये नहीं कहा जा रहा है कि बेटा तेरी वाली आएगी वो ऐसी आएगी, जैसी तेरी बहन है वो तेरी वाली ऐसी ही आएगी और इसके साथ में एडजस्ट करने का तुमको भी सीखना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम घरों में नहीं सिखाया जा रहा है। आज भी मैं कई घरों में देखती हूँ कि जब एक मदर है जिनकी बेटी, शादीशुदा बेटी जॉब करती है, तो मदर उसके गुणगान गाते नहीं थकती है, इतनी मेहनत करती है वो, सुबह से शाम तक, और काम पे जाती है, ये करती है वो करती, बड़ी होनहार है हमारी बेटी। और जब बहू काम पे जाती है तो यही सास दूसरों से कहती है कि इसको तो क्या है, ये सुबह से निकल जाती है अपना तैयार होकर, हमको सारा संभालते बैठना पड़ता है। जब बहू के साथ में, जब बेटी के साथ में दामाद घर में काम नहीं करते हैं तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब बहू के साथ में बेटा कुछ काम करने की कोशिश करता है, अनफॉर्चुनेटली आज की माँ को भी बहुत तकलीफ होती है। उसको लगता है कि मेरे बेटे ने कोई काम नहीं करना चाहिए, सारा काम मेरे बहू ने करना चाहिए। ये हम है, आपकी मेरी बात कर रही हूँ मैं, कोई दूसरे लोग नहीं है, ये कोई दूसरे लोग नहीं है। ये जो कंफ्यूजन है सोसाइटी में, ये हमने क्रिएट किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बहुत इंडिपेंडेंट विचारों की, किसी की सुनने वाली नहीं, बहुत पढ़ी लिखी, अपना पैसा, अपना काम, अपना सब कुछ देखे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि दूसरों की बेटियां ट्रेडिशनल, जैसे हम शादी होकर आए थे वैसे ही गर्दन नीचे डाल के शादी होकर हमारे घर पर। मैं कितने घरों में आज देख रही हूँ, मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। एक परिचित है, उनकी यहाँ पर बेटे की शादी फिक्स हुई, बेटा इंजीनियर था, तो इन्होंने बहू से भी, बिजनेस वाली फैमिली थी, बट उन्होंने बहुत दिन वेट किया कि इंजीनियर की बहू चाहिए। और इतनी इंटरेस्ट की बात है कि एंगेजमेंट होने के बाद उन्होंने बहू से कहा कि हमारे यहाँ तो लड़कियां काम नहीं करती। तो इंजीनियर बहू लाने का मतलब क्या था? आप इंजीनियर बहू ढूंढ रहे थे क्योंकि उसको शोकेस में बिठाना था, दुनिया को दिखाना था हम कितने लिबरेटेड विचारों वाले हैं, हम तो पढ़ी लिखी बहू लाए। लेकिन उसने मेरी सुनना चाहिए मेरे घर में बैठकर। ये आज देख रही हूँ मैं, आज देख रही हूँ आपके मेरे नॉर्मल घरों में। तो काहे का प्रोग्रेस कर लिया हमने? सचमुच हमने प्रोग्रेस किया है कि ये तो पहले हमको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब करके हम किसका फायदा कर रहे हैं हमको ये भी नहीं पता। जब हमने हमारी बेटी को बताया कि बेटा किसी का सुनना नहीं, अपना अपना सब कुछ करना ठीक से, अपना जॉब कभी छोड़ना मत, लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये सब चीजें जिस दिन हमने अपनी बेटी को बताई है, उस दिन हमने अपनी बेटी को ये बताया है क्या कि बेटा घर चलाने के लिए ना, जो घर में लोग हैं उनको खाना खाना पड़ता है, और घर जो है वो साफ सुथरा हाइजेनिक रहना जरूरी होता है सबके लिए, हमारी बेटी के लिए भी, किसी और के लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए भी वो जरूरी होता है बेटा। ये छोटी सी नॉर्मल बात है, ये हम बताना नहीं चाहते।
आज कितनी मदर्स मुझे मिलती हैं जिनकी बेटियां 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और बड़े प्राउडली कहती है इसको तो हमने कभी गैस के पास भी नहीं जाने दिया। वो छोड़ दीजिए दामाद और सास को कुछ खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, खुद का खाने का कैसा इंतजाम करेगी। और क्यों ये उसके मन में हमने डाल के रखा है कि बेटी तो लड़की है ना, तो तूने तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना है किचन में किसी चीज में। ये चीजें हमने डाली हुई है। और जब ये लड़कियां शादी के बाद में अपना ससुराल में रहना नहीं चाहती है, हस्बैंड को छोड़कर आना चाहती है, तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्या गड़बड़ हो गई कहीं। लेकिन ये सोच के देखिए कि आपकी बेटी होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, आपने उसको बहुत पढ़ाया लिखा और उसका करियर के लिए उसको बहुत हेल्प किया आपने, उसने भी बहुत मेहनत की। और इतनी मेहनत करने के बाद में जब उसकी शादी की बारी आई, तो क्या आप उसको वो ऑप्शन देने के लिए रेडी है कि बेटा किस तरह का हस्बैंड चाहिए तुझे, किस तरह का घर चाहिए तुझे? आज भी मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ, आज भी मेरे पास लोग करियर काउंसलिंग के लिए अपने बच्चों को लेकर आते हैं। और बेटियों को जब लेकर आते हैं तो मैं अक्सर एक सवाल उनसे पूछती हूँ कि बेटी की शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि शादी के हिसाब से करियर प्लानिंग करो तो बेटर होता है। अब ये पेरेंट्स मुझे आकर कहते हैं कि ये इसका बहुत अच्छा है तो इसको साइंस में ही कराना है हमको। आप बताइए मैडम, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी फील्ड है ना। फील्ड तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कितना पढ़ाने वाले हो? नहीं, हमारे यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी जाती है। तो क्यों उसको सपने दिखा रहे हो आप? वो ससुराल वाले करने दे या नहीं वो दूसरी बात है, आप उसको सपने क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि अगर वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसको ये पता चलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप कितना ज्यादा है। और बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करने से कोई पूछता नहीं है, उसके बाद एमएससी करना जरूरी होता है, उसके बाद में पीएचडी करना जरूरी होता है, उसके बाद में आपको नौकरी भी बड़े शहरों में ही मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए रिसर्च कंपनीज जो है वो छोटे शहरों में जनरली नहीं होती है। ये सब उनको पता चलेगा, वो भी सपने देखेंगे। अभी मैं बीएससी होने के बाद में एमएससी करने बॉम्बे जाऊंगी, फिर मैं पीएचडी करूंगी अमेरिका में जाके। ये सपने हम उनको क्यों दिखाते हैं? अगर हमको लगता है कि नहीं पढ़ लिख ले शादी कर ले, बुरा कुछ नहीं है उसमें। कोई भी विचार हो आपके, देखिए हर फैमिली में अपना एक थिंकिंग प्रोसेस होता है और उसमें गलत कोई भी थिंकिंग प्रोसेस गलत नहीं होता। लेकिन आपको अगर आपके फैमिली में जिस तरह से चीजें चलती है, आपके समाज में जिस तरह से चीजें चलती है, आपका सोसाइटी में जिस तरह से चीजें चलती है, उस तरीके से उसमें फिट होने के लिए क्या हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की? क्या उसमें फिट होने के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है जो आज मैं आपको हर किसी को देकर जा रही हूँ। क्योंकि ये जो है ना, नारे लगाना बहुत आसान है, विमेन्स लिबरेशन और मैं नारी और आजकल हम किसी का सुन नहीं लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन नेचर ने जो है ना मेल और फीमेल बनाए हुए, अगर एक की जरूरत नहीं होती तो एक ही बनाता। नेचर में दोनों की जरूरत है और मेल और फीमेल अलग तरीके की से बनाए हैं। अगर सबको मेल जैसे ही रहना होता तो मेल ही बनाते ना सारे, फीमेल बनाने की जरूरत क्या थी? लेकिन अलग बनाए हुए हैं तो फीमेल बनने का रोल है एक, केवल खाना बनाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खाना तो आज दोनों ने बनाना है। लेकिन फीमेल होना जो है ये अपने आप में बहुत सारे चीजों के साथ में आता है। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज है कि जो जिसको वुमनहुड कहते हैं या स्त्रीत्व जो है वो पुरुष में नहीं होता है। जो दूसरी चीज है मदरहुड, वो पुरुष में नहीं होता है। एक जो नेचुरल एक सॉफ्टनेस, एक केयर करने का एक एटीट्यूड, एक नर्चरिंग का फीलिंग, ये स्त्री होने के साथ साथ आता है। स्त्री के मायने ये सारी चीजें होती है और पुरुष में ये अलग तरह की चीजें होती है, पुरुष में और स्त्री में अलग तरह की चीजें होती है। दोनों की सोसाइटी को जरूरत है। आज जब लड़कियां लड़का बनना चाहती है तो सोसाइटी में बैलेंस कहाँ से होगा? आपने बेटे से कहा बेटी तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा बेटा है, मेरा प्राइड है, बेटा बहुत पढ़ना है, बेटा बहुत ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करके आपने बेटी को बड़ा कर दिया। अब आप मुझे बताइए, दो पुरुषों की आपस में शादी होगी तो बैलेंस कैसे रहेगा? स्त्री और पुरुष की ही शादी होती है तब बैलेंस रहता है।
तो ये बेटी जब आपकी अपने आप को लड़का समझते हुए उस घर में, मुझे कितनी लड़कियां मिलती है अभी। एक काउंसलिंग मैंने किया था, शादी को कुछ ही दिन हुए थे, पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए थे बेटी को, और पेरेंट्स कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा है फिर भी ये डिवोर्स लेना चाहती है, आप इससे थोड़ा बात करें। तो मैंने उससे बात की कि क्या प्रॉब्लम है तुमको, तो उसने कहा कि बहुत काम करना पड़ता है। और मैंने कहा किस तरह का काम? बोले कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं। तो मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई, मैंने कहा कि आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है? तो उसने कहा है, लेकिन रोज मैं ही क्यों लगाऊं? और यही सवाल आपकी बेटी पूछने वाली है, रोज मैं ही क्यों लगाऊं? जरूर, मैं ये नहीं कह रही कि उसके हस्बैंड ने नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मैं क्यों लगाऊं, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों लगाऊं? आज जब मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग पे सेशंस लेती हूँ कि शादी के पहले लड़का लड़की सास ससुर सबका काउंसलिंग होना बहुत जरूरी होता है कि एक्सपेक्टेशन सबके क्या है एक दूसरे से। तो मैं एक सवाल पूछती हूँ लड़का लड़की को कि आप लोग एक आपस में मिले हो, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आप आपस में मिले हो, आपने कुछ डिस्कशन की है, कुछ बातें कही हुई है, कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपने एक दूसरे को पूछे हैं, ये बताइए। जब मैं ये सवाल पूछती हूँ तो मुझे जवाब मिलता है हमने फाइनेंसेस डिस्कस किए हैं, हमने, लड़की बोलती है मैंने उसको बताया है कि मुझे जॉब करना है, शादी के बाद करने देगा या नहीं। फिर मम्मी पापा के साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे आज बात हो जाती है। खाना बनाने के लिए कोई रहेगा या नहीं रहेगा, तुम खाना बनाओगी या मैं, कोई और खाना बनाएगा, इन चीजों के ऊपर डिस्कशन हो जाता है। फिर मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा नहीं है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, टॉयलेट कौन क्लीन करेगा? टॉयलेट कौन क्लीन करेगा? छोटी सी बात लगती है ना, जिसके बारे में शायद हम बात भी नहीं करते, लेकिन शादी होने के बाद 4 दिन के बाद वो टॉयलेट जो है उसमें से बास आने लगेगी, क्योंकि दोनों में से हमने किसी को भी प्रिपेयर नहीं किया है कि बेटा रोज टॉयलेट साफ करना पड़ता है, क्योंकि हमने उनको आदत कराई बेटा तुमको साफ किया हुआ टॉयलेट मिलेगा, एकदम साफ सुथरा टॉयलेट तुमको मिलेगा रेडीमेड। वो घर में एक माँ नाम की काम वाली रहती है, वो तुम्हारा सब करके देगी, तुम उसकी चिंता मत करो। यही हमने बोल बोल के बड़ा किया हुआ है हमको। तो आज जब शादी के 5वें दिन जब टॉयलेट स्टिंक करने लगता है तो दोनों एक दूसरे को बोलते मैं क्यों करूं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, मैं क्यों करूं। तो वहां से झगड़े की शुरुआत होती है। फाइनेंसेस तक वगैरह तो बात ही नहीं पहुंची है, यहां से झगड़ों की शुरुआत होती है। आप अपने बेटी को या बेटे को जो एक्सक्लूसिव तरीके से बड़ा कर रहे हैं, आजकल हर माँ बाप में ये बड़ा एक्सक्लूसिव तरीका है, आ गया है, जो हमको नहीं मिला वो सब हमको हमारे बच्चों को देना है। अरे अभी तो इनको मजा कर लेते तो बाद में तो करना ही है। ये सब जो एक्सक्लूसिव तरीके से हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं ना, एक बात बता दूं, हम उनका 100% नुकसान ही कर रहे हैं, कोई अच्छा हम उनके लिए फायदा नहीं करा देंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह से एक्सक्लूसिवली अपनी बेटी को रखना चाहते हो तो कम से कम इतनी हिम्मत रखो कि कल उसका एग्जाम, उसकी पढ़ाई हो जाने के बाद, उसको जॉब मिलने के बाद में उसको चॉइस दो, बेटा शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ये चॉइस देने की हिम्मत रखो कम से कम। अगर वो उस समय तक इंडिपेंडेंट बन गई, उसको नहीं किसी के साथ एडजस्ट करना है, तो कम से कम उतनी चॉइस दो उसको। और अगर वो चॉइस नहीं देना चाहते तो एटलीस्ट उसके ऊपर एक आप फेवर करो कि शुरुआत से उसको उस चीज के लिए तैयार करो कि बेटा रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लाइफ में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। आज हम अपने बच्चों को एडजस्टमेंट का ए भी नहीं सिखा रहे। चॉकलेट आती है हर एक के लिए, एक नहीं, हर एक के लिए 2 आती है, अलग अलग इंडिविजुअली। बचपन से शेयरिंग नहीं करना बेटा, कोई जरूरत ही नहीं है शेयर करने की। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, उसको उसके लिए अलग से आईपैड आ जाता है, क्योंकि उसको नर्सरी राइम देखना है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, उसके लिए अलग से लैपटॉप आ जाता है, फिर उसके लिए अलग से फोन आ जाता है। मतलब घर में 4 बच्चे हैं तो चारों के कमरे में 4 होते हैं, सब चीजें, हर चीज। मतलब आप देखोगे कि भाई बहन भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कमरे में टॉलरेट नहीं करते एक दूसरे, मेरी ये चीज को हाथ क्यों लगाया, मेरा ये क्यों लिया तुमने। और गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, हमने जो सीखा। हमको कौन सा बड़े, हम लोग बहुत महान थोड़ी थे। हमारे घर में छोटे घर हुआ करते थे, एक ही जगह एडजस्टमेंट होता था, एक बड़े भाई की किताबें छोटे को मिलती थी तो हम एडजस्ट हो गए उसमें। हम महान थे इसलिए नहीं हुए थे,
इसीलिए हुआ था क्योंकि हमको वो सिखाया, इस परिस्थिति ने सिखाया गया था। हमारे घर में ज्यादा लोग हुआ करते थे, कई घरों में हम लोग बड़े हो रहे थे, तो जॉइंट फैमिलीज भी हुआ करती थी। और जॉइंट फैमिलीज में तो ये था कि घर का कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को थप्पड़ लगा सकता। आज लगा के देखा कोई? आज लगा के देखिए, आप बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया। तो एक्सक्लूसिविटी, कि बच्चा तू एक्सक्लूसिव है ना, तेरे जैसा कोई नहीं है, बहुत ही अलग है, तेरे बिल्कुल राजा महाराजाओं के जैसे जिंदगी भर रहने के लिए मिलेगा। दुनिया है, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपके बच्चों को जो स्ट्रगल होना है उसमें से जाना ही पड़ेगा। कम से कम वो जिस चीज के लिए है उसकी तैयारी क्या हम उनको उस चीज के लिए तैयार करवा रहे हैं उनको। स्त्री होने के मायने ये होते हैं, स्त्री होने के मायने ये होते हैं कि मुझ में आज इतनी ताकत है कि मैं मेरे बच्चे को मोल्ड कर सकती हूँ। आसान नहीं है, पक्का 2 महीने भी बड़े किए हुए हैं, आसान नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी बहुत हेडस्ट्रॉन्ग, हमारा हमेशा झगड़ा होता, बहुत झगड़ा हुआ, बड़े होते 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 बहुत झगड़े हुए हमारे। और कई जो रेगुलर चीजों में से भी, कमरा तुम्हारा गंदा पड़ा हुआ है, तुम यहाँ पे चीजें क्यों फेंक रहे हो, यहाँ पे ऐसा क्यों रख रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, वही जो हर घर में होता है। लेकिन इतने साल करते 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 आज जो मैं देख रही हूँ कि छोटी सी चीज, बाथरूम नहाने के बाद में उसका पानी हर किसी को निकालना है क्योंकि मुझे गीला बाथरूम नहीं चलेगा। बहुत झगड़ा किया, सबके घर में तो नहीं होता, आप ही को ऐसा लगता है। लेकिन आज वो कहीं पर भी रहते हैं तो सबसे पहले अपना बाथरूम क्लीन खुद करते हैं अपने हाथ से, क्योंकि बाथरूम मैंने उनसे क्लीन कराया, उनसे बर्तन मंजवाए हैं, उनसे झाड़ू कराया, उनसे पोछा कराया। इनफैक्ट कुछ साल पहले मैंने 2 साल के लिए सारे घर के काम वालियों को बंद कर दिया कि मैं भी काम करूंगी, तुम भी काम करो, और सारी एक्स्ट्रा थालियां वालियां सब गायब कर दी थी। तो सुबह जिस थाली में खाना खाया है वो धो के रखोगे तो शाम को खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ये मैंने एक्चुअली किया हुआ है, ये मैंने एक्चुअली किया हुआ है 2 साल तक। तो खूब झगड़े होते थे, सबके घर में तो ऐसा होता है, आपको पता नहीं क्या आपके नए नए विचार रहते हैं वगैरह वगैरह, खूब झगड़े होते थे। लेकिन आज उसका मैं इफेक्ट देख रही हूँ कि वो दुनिया में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की एडजस्टमेंट में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही परफेक्ट है, उनके भी अपने इश्यूज है, बट ये जो सर्वाइवल वाली इश्यूज है, सर्वाइवल का कुछ ऐसा है कि मेरे घर में अभी मेरे दोनों बच्चे खाना बनाते हैं, और ऐसा नहीं कि रोज रोज का खाना बनाएंगे और बिल्कुल आइडियल गृहिणी के जैसे बना के रख देंगे, बट सब तरीके का खाना बनाते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, बर्तन करते हैं, सब सब करते हैं। तो उनके सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं। और इतना सब सिखाने के बावजूद मैं ये जरूर समझती हूँ कि मेरी लड़की आज के जनरेशन की लड़की है। आज अगर वो मुझे कहती है कि मुझे इस तरह का लाइफ नहीं जीना है, ऐसा जीना है, तो मैं उसको थोड़े इंस्ट्रक्शंस देके आई कैन लेट हर गो। तो मेरी बड़ी बड़ी बेटी की शादी है अभी अगले महीने में, और छोटी बेटी कहती है कि कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूंगी, एंड आई एम ओके विद बोथ। मेरी बड़ी वाली जो बेटी है अभी जस्ट 24 की हुई है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तो बहुत छोटी है अभी, क्योंकि आजकल 28-29 के पहले लोग शादी नहीं करते। तो बट मैंने उससे एक सवाल पूछा कि तुमको शादी क्यों करनी है? उसने कहा कि देखो मुझे भी काउंसलर बनना है, तो मेरी एजुकेशन साथ साथ में होती रहेगी। अगर हम आज मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। ओके, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे कोई लेट करना है, बट ये चेंजेस मुझे अपने आप में लाने हैं। क्योंकि मैं जो स्त्री होने का दावा आज कर रही हूँ, लिबरेटेड स्त्री, काहे का लिबरेशन, मुझे कहीं लिबरेशन दिखता नहीं है। वो लिबरेशन जो है सिर्फ बाहर जाने में और हम तैयार होने में, या किस तरह के कपड़े चूज करते हैं, लिपस्टिक यूज करते हैं, या हम पार्लर में जाते हैं, वहीं तक हमारा लिबरेशन रहता है। बाकी जगह हमारी लिबरेशन ऐसे बंद हो जाती, एकदम बंद हो जाती। मेरे आसपास के फैमिलीज में मैं देख रही हूँ कि लड़के की शादी में आज भी वेरी इंटरेस्टिंग, बेटे की शादी है तो एक भर के लिस्ट लड़की वालों को दे दी जाती। भाई हमारे यहाँ तो ये होता ही है, 25 साड़ियां तो घर वालों के लिए आती, तो ये दहेज नहीं है, ये तो रिवाज है हमारे यहाँ पर। हम मॉडर्न नहीं हुए हैं, हम 5% भी मॉडर्न नहीं हुए हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में तकलीफ है, क्योंकि हम ना यहाँ के, ना वहां के, ना पीछे के, ना आगे के, हम कहीं के नहीं है, हम कंफ्यूज है, और इसीलिए हमको हर चीज की तकलीफ होती है।
हर चीज की हमको तकलीफ होती है, अरे उनके यहाँ से तो ये सामान आया ही नहीं, शादी में आना चाहिए था। ये तकलीफ हमारी है, उन्होंने क्या दिया नहीं दिया ये बात अलग है, ये तकलीफ हमारी है। मेरी बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है या मेरे बेटे के साथ में ऐसा हो रहा है। कितनी मदर्स को मैं कंप्लेन करते हुए सुनती हूँ कि मेरा बेटा सुबह सुबह उठ के बहू के लिए चाय बनाता है। ये कोई तरीका हो गया? आजकल की लड़कियां ऐसी है। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई? आपके हस्बैंड ने आपके लिए बनाया होता तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? आज भी सोच के देखिए कैसी फीलिंग है कि आप सुबह सो के उठे और आपके हस्बैंड चाय लेकर आए गरम गरम। अच्छी फीलिंग है ना? लेकिन बहू को नहीं मिलनी चाहिए। बेटी को मिलेगी तो चलेगी, बहू को नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी मैक्सिमम तकलीफें सभी इन्हीं चीजों के आसपास ऐसे घूम घूम के यही बैठ के। इट्स ब्यूटिफुल टू बी अ वुमन। एक औरत होना बहुत सारी चीजों के मायने रखते हैं। आज ये कार्यक्रम रखा है और इन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लेडीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करेगी। ये बड़ा अच्छा लगता है नहीं, सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे जाकर और ये सब बातें करना। यही चीजें हम अपने घर में क्यों नहीं करते? स्त्रियां एक दूसरे को हेल्प करे, भाई घर के अंदर भी तो स्त्रियां होती है ना, एक दूसरे को हेल्प करे। घर में क्यों नहीं होता है? क्यों हम ऐसे विचारों वाले हैं कि सारी चीजें बाहर जाके सब करेंगे लेकिन घर में अपना हम कुछ भी? हमको हर एक की बातें गलत ही लगती। वो नई आने वाली लड़की जो आपके घर में आपकी बहू है, वो अलग सोच की ही होगी, आपकी जैसे सोच की नहीं होगी। वही बर्तन उठा के यहाँ के बजाय वहां रख दिए तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? नहीं चलता, हमको नहीं चलता। हमारा बेटा रात को देर से घर वापस आए और सुबह उठ के 10 बजे के ऑफिस के लिए 9 बजे उठे और तैयार होके निकल जाए तो हमको चलता है। लेकिन उसके साथ में हमारे बहू भी अगर रात को 10 बजे 12 बजे वापस आई है और उसको भी सुबह ऑफिस जाना है तो वो हमको नहीं चलेगा कि वो सुबह आराम से उठकर जाए, हमको नहीं चलेगा। कितने घरों में मैं आज भी देखती हूँ कि लड़कों की शादी हुई है, पेरेंट्स इंसिस्ट करते कि भैया हमारे साथ में रहना है तुमको। वो बहू भी जॉब करने वाली है, वो कहती है कि मैंने कभी खाना बनाया नहीं, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, आने के बाद लेट हो जाता है, तो घर में पूरा टाइम का कुक रख लेते हैं। तो हम कुक भी नहीं रखने देते। हमारे घर में भाई कुक नहीं रखते जाते, हमारे घर में सब अपने हाथ से करते हैं। अरे तो आप खाली थे यार, वो काम पे नहीं जाती है ना। हमारे घर में हम नहीं बदलेंगे, हम बाहर जाके दूसरी औरतों की हेल्प करेंगे, लेकिन अपने घर में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। काहे की स्त्री मुक्ति, काहे का फ्रीडम, काहे का मॉडर्निज्म, कुछ नहीं है। और यही चीजें हम अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। क्यों नहीं हम अपने लड़कों को सिखा रहे हैं बचपन से हर काम करना घर का? क्यों नहीं सिखा रहे हम? आज भी उसकी बीवी छोड़ के चली जाएगी उसको, आप समझ रहे बात को? लड़कियां छोड़ के जा रही है, आज लड़के नहीं डिवोर्स ले रहे हैं। 90% केसेस में लड़कियां छोड़ रही है, क्योंकि वो लड़की क्यों एडजस्ट करेगी? कोई कारण ही नहीं है। वो कमा रही है, वो अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रही थी। पहले के जमाने में जो जो चीजों की वजह से हमने सुन लिया ना अपने हस्बैंड का और सास का, वो सारी चीजें आज कैंसिल हो गई। आज पहले के जमाने में ये था कि भाई बेटी को क्या कहते थे, बेटे डोली में जा रही है अर्थी में लौटना। आजकल तो माँ बाप शादी के टाइम पे आप भी कहेंगे अपने बेटे को कि बेटा कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत बता देना, फोन कर देना। शादी हो गई बेटी की तो रोज रोज तो फोन करते, पहले कुछ प्रॉब्लम है क्या पूछने की। तो उसको अपने माँ बाप की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट है उसको, बेटी को। फिर समाज में वो एक चीज हुआ करती थी, हस्बैंड ने छोड़ी हुई औरत के बारे में। आज ऐसा कुछ इशू नहीं, अगर इशू है तो आदमियों को इशू, लड़कियों को कोई कुछ नहीं बोलता। और वो अपना कमा रही है, उसको वजह ही क्या है कि वो चुपचाप आपकी सुनेगी या आपके बेटे की सुनेगी या सबकी नौकरी करेगी? कोई जरूरत ही नहीं है उसको। जब तक आप उसको वो फीलिंग नहीं देते हो कि बेटा वी आर ऑल इक्वल इन दिस हाउस, तुमको क्या तकलीफ है उस हिसाब से हम भी एडजस्ट करने को तैयार है। जब तक आपके बेटे को आप नहीं बोलते हो कि बहू नाराज क्यों है, देखो तुम्हारा काम है देखना, बहू थक गई है क्या ये देखना तुम्हारा काम है, उसको तुम बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, वो सारा हफ्ता सिर्फ ऑफिस ऑफिस करते रहती है, उसको भी चेंज की जरूरत है, ये कहना आपका काम है। आज भी कई घरों में मैं देखती हूँ कि जब बेटा बहू साथ में घूमने निकलते हैं तो मुंह सास का मुंह, मैं आज भी देखती हूँ, पता नहीं क्यों।
पता नहीं क्यों बेटा बहू जब साथ में निकलते हैं तो सास को तकलीफ होती है। आज देखती हूँ मेरी उम्र के पढ़ी लिखी औरतें, क्यों है ये सब चीजें? और हम कहते हैं कि हम हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मुझे मेरे बेटे से बहुत प्यार है, मुझे मेरे बेटे, क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है हम लाइफ में। और उसकी तकलीफ हमको भरपूर हो रही है, सिर्फ उनको ही हो रही है ऐसे नहीं है, हमको हो रही है ना, भरपूर तकलीफ हो रही है। आज अगर मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेती हूँ अक्सर, और ये कॉर्पोरेट्स के लिए है, तो उसमें अक्सर फुल जेंट्स होते हैं, उनसे मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर टॉपिक लेती हूँ। और वेरी इंटरेस्टिंगली जब मैं उनसे, आपको पता है एक चीज, आप लोग भी अग्री करेंगे, ये चीज ऑलमोस्ट 90% औरतों की ये कंप्लेन है कि मेरे हस्बैंड मुझे आई लव यू नहीं बोलते, मुझे सुंदर दिखती हो नहीं बोलते हो, मुझे स्पेशल अटेंशन नहीं देते। ये 99%, 95% औरतों की कंप्लेन होती है। 5% ऐसे होंगे लेडीज जो एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट है, जिनके हस्बैंड ये करते, बट मैक्सिमम औरतों की ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसे जब हम हस्बैंड से कंप्लेन करते हैं तो हस्बैंड्स का कहना होता है, अरे ये सब फिल्मी चीजें हमको मत बताओ, और मैं क्या शाहरुख खान हूँ क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये चीजों के मायने क्या है हमारे लिए, ये हम एज अ वुमेन हम समझ सकते हैं ना। पुरुष भले ही उस बात को उड़ाते, लेकिन आप समझते हैं इस बात का मतलब या नहीं? अगर आपको आते जाते कभी भी दिन में एक बार भी आपके हस्बैंड मस्त हग कर ले, अच्छा लगेगा? सोच के देखिए, बिना वजह सिर्फ एक हग करके गए बढ़िया से, ऑफिस से आने के बाद में बस गाल को छू के बोल दे कैसे तुम्हारा दिन कैसा था। वो एक छोटे से एहसास का, फीलिंग का आपको एहसास है, क्या फीलिंग है वो? और वो ऑलमोस्ट हर एक ने, हम में हर एक ने जिंदगी भर उस चीज के लिए हम तरसे हैं। ये बात हम अपने बेटे को क्यों नहीं बता सकते? बेटा स्त्री की ये जरूरत होती है, ये कौन बताएगा उसको? क्योंकि आपके हस्बैंड जितने क्लूलेस है ना, उतने ही आपका बेटा भी क्लूलेस है, उसको कुछ नहीं पता। इतनी ट्रेजेडी है सोसाइटी में कि लड़कियों की जब शादी होती है ना, तो लड़कियों को बहुत सिखा सिखा के भेजा जाता है, बेटा ऐसा करना है, बेटा वैसा करना है। कई घरों में लड़कियों को ये भी बताया जाता है कि अपने हस्बैंड को सेक्स के लिए मना नहीं करना है, वगैरह वगैरह सब चीजें। लड़कों को कोई कुछ नहीं बताता है, बेचारे इतने क्लूलेस होते हैं शादी में कि आप विश्वास नहीं रख सकते, कुछ नहीं बेचारों को पता होता। क्योंकि लड़कियां कम से कम हम आपस में बात तो करते हैं, माँ बेटी में भले ही ऑकवर्डनेस होगा, कोई मौसी होगी, कोई बहन होगी, कोई और होगा, फ्रेंड्स के साथ हम कितनी बातें करते हैं। हमारी शादीशुदा फ्रेंड होगी, आजकल की जनरेशन में तो अगर किसी फ्रेंड का अफेयर है या शादीशुदा होगी तो सेक्स की भी बात कर लेते हैं, अरे हमारा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हुआ। लड़के बेचारे कोई चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपस में बात नहीं कर सकती, उनकी जिंदगी पूरी ऑकवर्ड रहती, कोई क्लू नहीं होता है उनको किसी चीज के बारे में, और उनको धक्का मार के हम शादी करवाते। इतनी डरावनी चीज है लड़कों के लिए शादी, सच कह रही हूँ मैं। शादी के समय पे लड़की बहुत एक्साइटेड रहती है, खुश रहती है, अपनी तैयारी करती है, ये करती है, लड़के को बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि आज के बाद उसको एक ऐसी व्यक्ति की जिंदगी भर जिम्मेदारी लेनी जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। वैसे ही दुनिया कहती है कि स्त्री को समझना मुश्किल है, तो भैया हम कम से कम अपने बेटों को तो उस चीज के लिए तैयार करें कि हर स्त्री के लिए ये जो सॉफ्टनेस है लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो शादी को 2 महीने हुए हैं, चाहे 2 साल हुए, चाहे 20 साल हुए हैं, हर स्त्री को उसकी जिंदगी भर जरूरत होती है। हम सहन करेंगे उसको, लेकिन हम अपने बेटे को बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बता रहे हम? और इंटरेस्टिंगली अगर हमारा बेटा ये कर रहा होगा ना, तो हमको गुस्सा आता है, क्या बहू के पीछे पीछे घूमते रहता है। अरे आपके पीछे आपके हस्बैंड घूमते, आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता था तो भैया उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं, जब वो नेचुरली टैलेंटेड है आपका बेटा तो। लेकिन भैया हमसे नहीं देखा जाएगा, हम उसकी, किसकी जिंदगी खराब करेंगे? हम अपने बेटे की, जिसको हम कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे प्यार करते हैं, उसकी जिंदगी हम खराब करते हैं। उसको ताने दे दे के उसको बहू के बारे में कंप्लेन कर करके उसकी जिंदगी हम खराब करने में लगे रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि भैया ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा, इसको तकलीफ हो रही है ना। मैं समझना चाहती नहीं हम कुछ, क्या कर रहे हैं हम? स्त्री होना ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है।
बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब केवल खाना बनाना और बच्चे बड़े करना नहीं होता है। स्त्री में जो इमोशनल शक्ति है, जो इमोशंस समझने की जो अवेयरनेस है स्त्री में ना, वो चीज समझ के उसको हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचाना, उस आसपास के लोगों को वो चीजों को डील करने में हेल्प करना, ये एक स्त्री ही कर सकती है। इसीलिए आप पूरे दुनिया में देखोगे काउंसलर्स, हीलर्स मैक्सिमम लेडीज है, जेंट्स भी है बट मैक्सिमम लेडीज है, क्योंकि ये चीज नेचुरल आती है हमें। नेचुरल मतलब हर स्त्री किसी ना किसी एंगल से काउंसलर होती है, उसको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल चीज है। हमें समझ लेना, उसकी बात समझना, उनको समझ ठीक कर ये ठीक से उनका दुख समझने की कोशिश करना, ये नेचुरल है हमें। लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों, पुरानी बातें हमारे दिमाग में है या क्या है, हम हमारे स्त्री होने का इस्तेमाल नहीं कर रहे ठीक से। पता नहीं किस किस चीजों की वजह से हम झगड़ा करते रहते हैं, कंप्लेन करते। आपको तकलीफ है, बात करिए उस बारे में, आपको तकलीफ है, बात करिए। लेकिन कोई और खुश है तो क्यों नहीं देखा जा रहा है भाई हमसे? क्यों? और कोई और खुश है तो हमसे देखा क्यों नहीं जाता है? हर घर में मुझे यही सुनने के लिए मिलता है, हर जो सास बनती है वो औरत, वो हर औरत ये कहती है कि अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अरे तो आपको अच्छा लगता था कि ऐसा नहीं होता था? तो आपको पसंद था? बहुत नहीं पसंद था ना, तो उसने भी क्यों सहन करना चाहिए? बस आपके जमाने में नहीं था इसीलिए उसने भी सहन करना चाहिए? कैसी चीजें हैं, क्या चीजें हैं? और यही जो हम समझना नहीं चाहते, इसकी वजह से हमने अपने बेटियों को भी कठोर बना के रख दिया। उनमें जो एक स्त्री में जो एक सॉफ्टनेस होता है ना, वो हमने अक्सर, मैंने देखा है, माओ ने निकाल दिया। थोड़ा किसी की सुनना नहीं बेटा, किसी की सुनना नहीं बेटा, किसी का ये नहीं करना, तुम्हारी सास कुछ बोलेगी तो मुझे बताना, बिना वजह किसी की बात नहीं सुनना। क्यों? वो आप नहीं डांटते हो क्या अपनी बेटी को? आप डांटते हो अपनी बेटी को? सब डांटते हैं ना? तो सास भी डांटेगी बेटा, वो तुम्हारी माँ जैसी है। जब तक कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो, समझो ये नहीं बताता है। और खास करके आज के जनरेशन में तो कोई नहीं बताता। हर शादी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिन में कम से कम 2 या 3 घंटा जो बेटी है वो अपनी माँ के साथ फोन पे लगी रहती है, हर छोटी छोटी बात उसको बताती है। आज मैं सुबह उठी थी ना, तो मेरी सास ने मेरी तरफ देखकर हंसा नहीं। अब चलो बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन जब आपकी बेटी आपको बताती है कि मेरी सास जो है मेरी तरफ देख के स्माइल नहीं दी, तो आप क्यों? अच्छा वो वैसी मुझे थोड़ी खड़ूसी लगती है, थोड़ा तो बच के रहते जा उससे। तो जो बात इतनी थी आपने इतनी कर दी शाम तक। उसकी जिंदगी में आग लगा रहे प्रैक्टिकली, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्या जरूरत है ससुराल बेटी गई है तो रोज की रोज इतनी बात करने की? हफ्ते में एक बार बात करो ना, उसको एडजस्ट करने दो अपने घर में, वो तरीके ढूंढेगी अपने घर में एडजस्ट करने के। आपने नहीं किए थे क्या? आपके जमाने में तो फोन नहीं था। वो भी करेगी। आपको अगर लगता है आपकी बेटी इतनी बेवकूफ है तो शादी क्यों करा रहे हैं उसकी? आपको लगता है कि दिन में 4 घंटे बात किए सिवा मेरी बेटी अपना दुनिया नहीं चला सकती, तो भैया शादी मत करो उसकी। वो तैयार नहीं है शादी के लिए। और आपको लगता है कि आपका बेटा अपनी जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले सकता है, तो उसकी शादी बिल्कुल मत कराइए। क्योंकि अगर वो जिंदगी रोजमर्रा के डिसीजन नहीं ले सकता, आपको लगता है आपको ही सब ब्रह्म ज्ञान है दुनिया का, तो वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है ना। शादी मतलब क्या, कि सिर्फ सेक्स करके बच्चे पैदा करना है क्या? क्यों करा रहे हैं अपने बेटे की बेटी की शादी? आप जरा सोचिएगा। जब कभी भी आप अपने बेटे बेटी की शादी कराएंगे तो सोचिए कि मैं करा क्यों रही हूँ। इसमें अकल है अपनी जिंदगी संभालने का, और अकल नहीं है ना तो प्लीज उसको रोकिए। बोला बेटा तेरे से कुछ नहीं होगा, तो चुपचाप मेरे घर में बैठ, मैं तेरे को सुबह शाम गर्म रोटी बना के खिलाऊंगी, अपन खुश रहेंगे। और शादी करा रहे हो तो छोड़ो बेटे को, बहू को, उनको जैसे जीना है जीने दो। वो रात भर जग के दिन में सुबह 12 बजे तक सोएंगे, सोने दो ना। वो दोनों को आपस में चल रहा है ना। और अगर आपको नहीं चलता तो उनको बोलो भाई अलग घर में रहो, हमारे घर में ये सब चलेगा नहीं, तुम अलग घर में रहो, तुम्हारे स्टाइल से हम अपने स्टाइल से रहेंगे। नहीं, मेरे ही घर में रहना है और पूरा तरह से मेरी तरीके से रहना है। इंडिया की एक सिस्टम है, एक टाइम पे ना एक ही जनरेशन खुश रह सकती है, ये सिस्टम है हमारे यहाँ।
एक टाइम पे एक ही जनरेशन खुश रहती है, दूसरी जनरेशन खुश नहीं रहती। फिर वो एक जनरेशन को खुश रखने में इस जनरेशन की आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाती है। 50-50 साल की उम्र तक, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट मुझे नहीं पता, 50-50 साल की उम्र तक क्योंकि सास ससुर जिंदा है, 50 साल निकल गए ना, तो मेन टाइम था जिंदगी जीने का, वो उनका खत्म हो गया। अब क्या जिएंगे वो 50 साल के बाद? हमारी तरीके से जीना है। अरे क्यों भाई, आप कौन से ऐसे एक्सपर्ट हो, उनको अपना एक्सप्लोर करने दो ना। अपनी एक्सप्लोर करेंगे, आपस में झगड़ेंगे, आपस में साथ में रहने का सिस्टम ढूंढ के निकालेंगे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि बेटा बहू की शादी होते पहले उनको 2 साल अलग रखो, ताकि उनको आपकी कीमत पता चले। आपकी कीमत पता चले तो अपने आप आपके पास में वापस आएंगे। खींच खींच के साथ में रखते हैं और प्लस पूरा 100% कंट्रोल करते हैं। जो लड़की आज मेरे पास काउंसलिंग में जितने पेरेंट्स आए हैं, बेटियों के पेरेंट्स, मेरे ख्याल से आप में से भी मैक्सिमम लोगों की वही कंप्लेन होगी कि ये रात रात भर फोन लेकर जागते रहती है। मैक्सिमम घरों में आज ये प्रॉब्लम है। बेटियों के बारे में मैं बेटे के बारे में बात नहीं करी कि रात रात भर फोन लेकर बैठे रहते हैं। आपके यहाँ शादी होके जो लड़की आएगी वो वैसी ही आएगी। अचानक से शादी हो गई है इसीलिए वो सुबह 5 बजे उठना शुरू करेगी क्या, 6 बजे? कैसे? कल तक तो रात भर जाग रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगा रही थी, आज अचानक उसकी दुनिया बदल जाएगी? कैसे? मतलब शादी हुई है, पुनर्जन्म नहीं हुआ है उसका, सिर्फ शादी हुई है। अचानक तो पुनर्जन्म नहीं हुआ कि अचानक वो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगी और वो घर संभालने में एक्सपर्ट हो जाएगी और वो सुबह जल्दी उठेगी और रात को टाइम पे सोएगी। ये एक्सपेक्टेशंस कैसे? जैसे आपकी बेटी है वैसी दूसरों की बेटियां भी आज पल रही है, वैसी ही है सेम। और वो उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमारी तरीके से जिएंगे, ये हमारी गलती है, उनकी प्रॉब्लम नहीं। उनको जीने दो, उनको गलती करने दो, बेटा बेटी दोनों को, उनको गलतियां करने दो तो सीख जाएंगे। ऐसी कौन सी गलती करेंगे, ऐसी क्या करेंगे आप मुझे बताइए? 2 दिन रोटी जलाएगी, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है? रोटी सब्जी दाल जल गई तो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने से जलती है, ऐसा करने से नहीं जलती। मान के चलो उसको रोज जोमेटो से खाना मंगाना, आपको चलेगा? रोज खाना जोमेटो से आ रहा है, आप तो हाय तौबा मचा देंगे। तो भैया अलग रखो ना उसको, खाने दो जोमेटो का खाना। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे को गर्मा गर्म खाना जैसे मैं खिलाती थी वैसा ही खिलाना चाहिए, तो प्लीज उसकी शादी मत करिए, उसको अपने घर में रखिए। और अगर वो शादी करता है तो उसको भी एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। और नहीं तो बेटे के साथ बहू को भी खिलाओ गर्मा गर्म खाना बना के, प्यार से खिलाओ। चलो ये मेरा बच्चा था, एक दूसरी बेटी भी आ गई है तो दोनों को मैं खिलाती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गरम खाना बना के खिलाना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गरम खाना बना के खिलाना। मेरा सेंटेंस सुनिए आप, उसको भी अच्छा लगना ही चाहिए। ये कंडीशन क्यों? तो स्त्री होने के मायने ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हम चाहे तो इसको बहुत सारे रोल्स में बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चाहे तो हम कितने परेशान हैं, हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हस्बैंड ने ऐसा किया, फिर सास ने ऐसा किया, फिर बहू ऐसा कर रही है, हमारे साथ ही सब है। ये भी करके आप जी सकते हो, चॉइस है, दोनों भी अच्छी तरीके से चॉइसेस है। बट ये समझिए कि आपकी जिंदगी आज जो भी है वो आपका चॉइस है। सुनिए मेरी बात और सोचिए, आपका चॉइस है। हाँ, हो सकता है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, कोई व्यक्ति हो जिनको कोई चीजें नहीं चलती है, लेकिन आज अगर आप 1 घंटा निकाल के वेबिनार पे बैठी है तो आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत तो फ्रीडम है कुछ करने। आपके गले में ऐसा गला दबा के किसी ने चोक करके बिठा के नहीं रखा हुआ है कि उठो बैठो ये करो वो करो। अगर आप 1 घंटा यहाँ आराम से बैठ कर सुन रही हैं तो इतना फ्रीडम तो है आप। हम अक्सर क्या करते हैं
कि जो चीजें हमको करनी होती ना वो हम किसी भी तरीके से कर लेते हैं। मैं स्त्री हूँ, आपकी तरफ से बात कर रही हूँ। जो हमको नहीं करनी होती है ना, जिसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी होती, उसके लिए एक उंगली बाहर निकालते हैं और ढूंढते हैं किसकी किसकी तरफ ये उंगली पॉइंट आउट कर सकते हैं। हर चीज में ऐसी करते हैं। मैंने देखा है, मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, मेरा काम है लोगों को स्टडी करना, तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। ब्यूटी पार्लर में जाके देखती हूँ, पार्लर में जाती हूँ, 1 आध घंटा तो बैठती हूँ, देखते रहती हूँ मैं। तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज में जहां पर आज भी पल्ला वगैरह लेना पड़ता है, ऐसी फैमिली से भी लेडीज आती है ना पार्लर में। पार्लर नहीं जाते आप, ऐसा तो नहीं है। मैंने सुना है वहां पर आके वो कहती कि मुझे ना बाल कट करने हैं, पर इतने काटना कि क्लिप लगा के घर जा सकूं। मतलब जो आपको करना था आपने किया ना। हर कोई करता है जो करना है, जो हमसे हो नहीं रहा है आज, जो हम करना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए हमको खुद की जिम्मेदारी नहीं लेना है, जो डिफिकल्ट काम है, उसके लिए हम लोगों को ढूंढते कि किसके ऊपर। जिंदगी भर मैंने सुना है लोगों को बोलते, जिंदगी भर क्यों कर रहे हैं हम ये? किसका फायदा हो रहा है इसमें? ये सोचो तो भाई, दुखी रहने में, आपके दुखी रहने में आपको फायदा हो रहा है क्या? पक्का, इफ यू एंजॉय दैट। ये भी एक साइकोपैथोलॉजी है। मैं कितनी बेचारी हूँ, ये फीलिंग बड़ा अच्छा है। दुनिया में सब बहुत खुश है, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है, ये फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है इंसानों को। तो अगर आप वो कर रहे हैं ना, तो तबीयत से करिए, लेकिन कॉन्शियसली करिए कि मैं ये एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ। खुश तो रहेंगे तो मन में। अल्टीमेटली एम क्या है? खुश रहना। बहू को टॉर्चर करके अगर खुशी मिलती है ना, तो जम के टॉर्चर करो, लेकिन उसके बाद में चिड़चिड़ करते हो मत रहो, खुश रहो। आपके चेहरे पे मुस्कान दिखनी चाहिए, आप बढ़िया हैप्पी रहना चाहिए, तो जम के टॉर्चर करो। लेकिन वो भी नहीं करते ना हम, उसको टॉर्चर करेंगे, फिर बड़बड़ 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 चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, दिन भर सबका मूड खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेट अस फोकस ऑन बीइंग हैप्पी। जिंदगी में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें आती जाती रहेगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे। भैया आपके घर में बहू आई है, कुछ साथ में रहना है, कुछ दिन रह के देखो, फिर आपको लगता है कि नहीं जम रहा, तो उनको बोलो कि भैया तुम अलग घर में रहो, हम अलग घर में रहते, तुम खुश रहो हम खुश रहते। प्रॉब्लम क्या है? तुम भी दुखी रहो हम भी दुखी रहेंगे। ये इंडियन सिस्टम है, बहुत बहुत ही स्पेशल सिस्टम है इंडियन। तुम भी दुखी रहो हम भी दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे। हमारे यहाँ पे कैसा है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या सास के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप किसी के साथ डिस्कस करते हो ना, तो आपको क्या सलाह मिलती है? अरे ये तो सबके साथ में ही होता है। मतलब क्या? हम भी दुखी है तुम भी दुखी रहो। दिस इज इंडियन वे ऑफ लिविंग। सबके साथ में होता है ना, तो रहो भाई। तुम दुखी नहीं हो तो मुझे तकलीफ होगी देख को। इतना दुनिया भर का बोझ हम लेके चल रहे हैं अपने दिमाग पे कि हमको ही तकलीफ है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतनी काउंसलिंग कर रही हूँ पिछले 20 साल से, और मैंने देखा है कि काउंसलिंग करने के बाद में ना अल्टीमेटली क्या होता है कि लाइफ आपको कैसी चाहिए, ये आपको एक्शन खुद लेना पड़ता है। कुछ लोग एक्शन लेते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैव सीन देम बिकम बेटर। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि मैं जब पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हो, तो मेरी सास बदल जाए, मेरे हस्बैंड बदल जाए, मेरी बेटी ठीक से बिहेव करना शुरू करे, वो मेरी ननद ठीक से बिहेव करना शुरू करे। भैया मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने खुशी के लिए क्या कर रहे हो? आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हो? और अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के आपके लिए कुछ करना चाहिए? अगर आपको टॉर्चर करके आपकी सास को बहुत खुशी मिलती है, तो आई थिंक शी इज गॉट अ राइट टू डू दैट। शी इज गॉट अ राइट टू, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हो? वो तो अपनी खुशी के लिए आपको टॉर्चर कर रही है, आप क्या कर रहे हो अपने लिए? कितने सारे लोग मैंने देखा, अरे मैं ना पहले वो इतना अच्छा रंगोली बनाया करती थी, मैं मेहंदी में बहुत एक्सपर्ट थी, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी। आज किसने रोका हुआ है आपको? गला दबा के रखा है आपका? नहीं करना। सब हमने छोड़ा है, सब हमने छोड़ा है, और कारण दुनिया भर का बताते हैं। किसी ने आपको रोका नहीं। जो आप काम करने के बाद दोपहर को 1 घंटा सोते हैं ना, 2 घंटा सोते हो, वो चॉइस है, वो टाइम है आपका। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में वगैरह जाती हूँ तो, कि लेडीज स्पेशली, कि आपके पास तो इतना सारा आप कैसे कर लेती हैं, आपके पास तो बहुत टाइम होगा। मैं टाइम क्यों हो? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मेरे पास अलग से टाइम?
मुझे भी सुबह उठकर अपना टॉयलेट क्लीन करना पड़ता है। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैंने पिछले 10 साल में 2 बेटियों को बड़ा किया है, मुझे कमाने भी जाना जरूरी होता है, मुझे घर की हर छोटी 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 चीज देखनी पड़ती है। आप लोगों के घर में अगर आपका आज अभी गर्मी आई हुई है, आपके घर में कूलर लग गए हैं क्या? और कूलर लग भी जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड किसी आदमी को लेकर आएंगे, उससे खड़े होकर कूलर लगवा, ये मुझे करना पड़ता है मेरे घर। वो प्लम्बर के पीछे 50 बार मुझे लगना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है। मेरे पास क्यों आपसे ज्यादा टाइम हो जाएगा? लेकिन मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं गाना सुनती हूँ, मैं कैरियोके पे गाना गाती हूँ, मैं सब चीजें करती हूँ। और आज की बात नहीं है, पहले जब मैं पूरे फुल परिवार में रहती थी तो मेरे लाइफ के 10 साल करीब ऐसे थे कि जब मैं केवल 2 से 3 घंटा या 4 घंटा मैक्सिमम सोती थी रात को, क्योंकि सब फैमिलीज के हिसाब से, जैसे हमारे घर में भी रूल ये था कि घर का सारा काम बहू ने करना। बहुत सिंपल, आपको बाहर जॉब करनी है, जो भी करना है हमारा संभाल के करो, ये हमारे टाइम पे रूल यही था। तो क्योंकि मुझे काम करना था, इसीलिए मैंने अपने सोने का टाइम कैंसिल कर दिया था, मैंने अपने आराम का टाइम कैंसिल कर दिया था। तो मैं सिर्फ 3 से 4 घंटा सोती थी करीब 10 साल तक, करती थी ना। इसीलिए मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ, इसीलिए नहीं कि सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया था। मुझे तो लगता नहीं कोई भी स्त्री इस दुनिया में नहीं है जिसको आसानी से कुछ भी मिला होगा, क्योंकि आसान लाइफ होती ही नहीं है, पुरुष भी फॉर दैट मैटर। आसान लाइफ होती ही नहीं, क्योंकि लाइफ इज नॉट मेंट टू बी सिंपल। वो चैलेंजेस देती रहेगी, लेकिन वो चैलेंजेस के बीच में अगर आप अपना दिमाग क्लियर रखते हैं कि बॉस ये सब हो रहा है ठीक है, लेकिन मेरे को अपनी लाइफ भी बनानी, मुझे खुश भी रहना है, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, इतना अवेयरनेस भी अगर हम रखते हैं ना, तो ये सब फालतू झंझटों से निकल जाएंगे। शायद आपको आपकी सास से हो या आपकी बहू हो, आपको 5 मिनट का ताना देकर गई है, लेकिन उसके लिए आपने अपना पूरा दिन खराब किया, उसने नहीं किया आपका दिन खराब। उसने आपका दिन खराब नहीं किया, वो आपने खुद ने दिमाग में गोल गोल के फिर मम्मी को फोन किया, फिर इसको फोन किया, फिर उसको बता रहे पता है ऐसा हो गया, 2-4 चीजें और ऐड की उसमें, फिर वो बताते समय पुराना, पता है एक बार और ऐसा हुआ था, उसके पहले पता है क्या हुआ था, ऐसे बोल बोल के हमने पूरा दिन हमारा खत्म कर दिया। और इसकी वजह हमने किसको बताई? वो व्यक्ति जो 5 मिनट का ताना मार के गया। क्या चाहते हो? सोचो तो यार, मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लाइफ का, कि मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ। हर व्यक्ति लाइफ से कुछ ना कुछ चाहता है। आप क्या चाहते हो? नहीं पता है तो रुको, बैठो, सोचो, लिखो, मुझे क्या चाहिए मेरे लाइफ में, क्या क्या। शायद बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ से निकाल दी होगी बस ये सोच के कि मेरी शादी हो गई है। याद करो उन चीजों को, और उसमें से क्या आज मैं कर सकती हूँ, किस तरह से कर सकती हूँ। नहीं आपसे हो रहा है तो हेल्प लीजिए किसी की। मेरे पास में कितनी सारी लेडीज आती है जो मिडिल एज में अपना कुछ काम शुरू करना चाहती है, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं अभी, इसलिए काम करना शुरू कर, क्योंकि नहीं समझ में आता है हमको। मैं आज पिछले 20 साल से काउंसलिंग ले रही हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है, मैं जब नहीं समझ पाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैं अपने काउंसलर दोस्तों के पास जाके बैठती हूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपने दिमाग से अपनी पूरी समस्याएं हल कर ली, वो फिर हम वैसा कर पाए तो हम भगवान ही हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं ये हूं तो मैं अपने आप को 360 डिग्री से नहीं देख सकती, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति मुझे यहाँ से दिखता है तो उसको हर चीज दिखती है, उसको ये भी दिखता है कि मैं कहाँ पे गलत होंगी या मैंने कौन सी दिशा बदलने से मेरी लाइफ बन सकती, तो मैं हेल्प लेती हूँ। मेरी बेटियां हैं दोनों, उनके लिए तो मैं माँ हूँ। तो जब हमारे बीच में इश्यूज होते हैं और वो कुछ बातें मुझसे नहीं कह पाते, तो मैं उनको दूसरे काउंसलर के पास भेजती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बात करे, अपने दिल की बात किसी के सामने रखे, तो हर समस्या का समाधान निकलता है, हर समस्या का कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। हम जो अपने दिमाग में बोलते रहते हैं ना, ऐसी है अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये तो ऐसी है, ये तो बड़ा अच्छा लगता है वो फीलिंग, ये सोचते रहना जिंदगी भर हमेशा पूरा टाइम, मेरा तो नसीब ही खराब है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ये बाकी सबका देखो कितना अच्छा। हर किसी को लगता है बाकी सबका कितना अच्छा है, क्योंकि बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है सब। ये सब करेंगे हम, ये सब चीजों में टाइम पास करेंगे। मैं अगर कहती हूँ कि भैया आपको पेंटिंग पसंद है तो थोड़ा पेंटिंग करना शुरू करो, टाइम कहाँ मिलता है आपको बोलने के लिए, क्या जाता है, कितना हमारे यहाँ पे सुबह से शाम तक काम रहता है। तो चलो भाई अपना, मुझे मेरे सिंपल 2 सवाल होते हैं, टीवी देखते हो नहीं देखते हो? अब दिन भर मेहनत करेंगे तो एक हाथ सीरियल भी नहीं देखेंगे क्या? अरे देखो भाई, मैंने कहाँ मना किया, लेकिन कम से कम उस बात को एक्सेप्ट करके खुश तो हो कि मैं अपने लिए ना कुछ भी वो 2 घंटा सीरियल का निकाल के मस्त देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ।
वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। लेटते हो, आराम करते हो दिन भर में, फिर सुबह 5 बजे से उठ के सबके लिए करना पड़ता है, तो दोपहर को 1 घंटा सोऊंगी भी नहीं। अरे सो भाई, लेकिन ये तो समझो कि आपने जो 2 घंटा सीरियल में और 1 घंटा सोने में दिया है, वही टाइम है जिसमें मैं किताब पढ़ती हूँ, वही टाइम है जिसमें मैं म्यूजिक सुनती हूँ। मेरे पास अलग से टाइम नहीं है। आप उसमें डिसाइड कर लो कि मुझे सीरियल देखने में बहुत मजा आता है और मुझे दोपहर को सोने में बहुत मजा आता है, नो प्रॉब्लम। बट कम से कम अपने आप को विक्टिम तो मत दिखाइए पूरा टाइम। मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, मैं तो दूसरों के लिए जीते रहती हूँ। ऐसा क्यों अपने आप को बोल बोल के अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये समझो। क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? तो इट इज ऑल हियर। तकलीफ है, लाइफ में आपके डिफिकल्ट लोग आएंगे, डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, लेकिन वो सारी चीजें ना इतना इतना टाइम के लिए रहती है, उसको इतना हम बनाते हैं। तो ये चॉइस है आपके पास में। और एक बात आपको और मैं बता दूं, क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं औरत हूं और मुझे क्यों अब पुरुष बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि औरत के पास में एक बहुत ही अच्छा चीज भगवान ने दी हुई है। 2 चीजें, एक तो है रोना, कभी भी रो सकते हैं, इतनी बढ़िया चीज है वो ना। क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, रोने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी सिचुएशन हो रोने के बाद हल्का लगता है। तो भाई रो ना, क्या प्रॉब्लम है? रोने को बुरा क्यों समझते हो? मैं तो अभी, अच्छा बिना वजह भी रोना आता है कभी कभी, ये औरतों की खासियत है, बिना वजह भी रोना आता है, मस्त लगता है एकदम। तो मैं तो कभी कभी अपने बच्चों को बोल देती हूँ, देखो आज रोने का दिन है, 1 घंटा मेरे कमरे में आना, मस्त रोती हूँ मैं, बाहर निकल हैप्पी, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। दूसरी हम में एक और खासियत है, कल अगर मैं बहुत दुखी हो गई और मैं घर से निकल के किसी बस स्टॉप पे जाकर बैठी और मेरे बगल में कोई भी लेडीज आके बैठती है जो मेरे पहचान की भी नहीं है, लेकिन 10 मिनट बैठने के बाद पूछती तुमको तकलीफ है क्या, तो मैं उल्टी किए जैसे सारी बातें उसको बता दूंगी। ये औरतों की खासियत है, किसी को कुछ भी बता सकते। बात करो, क्या छुपा छुपा के रखना, जो आपके घर में, जो पड़ोसी के भी घर में वही है। ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है आपको। अगर लग रहा होगा कि अरे हमारे घर की बातें दूसरों को कैसे बताना, सबके घर में एक ही चीज होती है, बात करो, शेयर करो, रो, जिंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाएंगे। जब वो ऐसा बर्डन कम होता है ना रोने से, उसके बाद में दिमाग चलना शुरू होता है और फिर हेल्प लो। हर तरह की चीज हेल्प करने वाले लोग हैं दुनिया में। ओनली थिंग इज दैट आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मुझे खुशी से जीने का हक है, बस सिंपल सी बात है। एवरीवन हैज गॉट अ राइट टू बी हैप्पी, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता। प्लीज समझिए, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको खुश किया जाए। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि दूसरा कोई भी खुश रहे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आधे से ज्यादा दुनिया में औरतें इसी बात पे खत्म हुए जा रही है क्योंकि उनके आसपास के लोग खुश ही नहीं दिखाते। मेरे हस्बैंड का मुंह हमेशा चढ़ा रहता है, मेरी सास हमेशा गुस्से में दिखती है। अरे भैया, उनको नहीं खुश रहना आता तो छोड़ दो, वो आपकी वजह से नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी करना है। आपके बच्चे भी खुश नहीं है ना, चिड़चिड़ाते रहते, छोड़ो, वो उनकी जिंदगी है, उनको उनका भुगतना पड़ेगा। बच्चों की आजकल आदत हो गई है, हर चीज में ना ला ला के माँ के ऊपर डाल देते हैं। कुछ भी फ्रस्ट्रेशन होगा माँ के ऊपर निकालते हैं, आप तो ऐसी हो, उसकी मम्मी देखो, वैसा देखो, वैसा देखो, वैसा देखो। मुझे जब ये सारी चीजें समझ में आई ना, तो मैंने अपनी बेटियों को बोला, देखो जहां मुझे नहीं बोलना है मैं नहीं बोलूंगी, जो मुझे नहीं देना है वो मैं नहीं दूंगी। गुस्सा आ रहा है, अपने कमरे में जाओ, सिर फोड़ना है, दीवार फोड़ना है, जो भी करो, मेरे कमरे में नहीं करो। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियां कर रही हूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको हर चीज मिलेगी, और बच्चों को हर चीज मिलनी भी नहीं चाहिए। तो बच्चे सारी चीजें नहीं मिलने की वजह से अगर दुखी है ना, तो उनको रहने दो दुखी, उनको दुखी रहना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप क्यों दुखी हो रहे हैं? इट्स अ गुड थिंग। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि अगर मेरे सारे बच्चे मुझसे सारा टाइम खुश है, इसका मतलब मैं अपना पेरेंटिंग का काम ठीक से नहीं कर रही। If all my children are happy with me all the time, that means I am not a good parent. क्योंकि पेरेंटिंग का मतलब होता है नहीं बोलना, पेरेंटिंग का मतलब होता है डिसिप्लिन कराना, पेरेंटिंग का मतलब होता है गलत काम करने से रोकना। तो आपके बच्चे आपसे खुश नहीं रहेंगे। हर समय
जब भी डाउट है अपने आप से पूछो, भैया मैंने जितना करना चाहिए उतना किया ना? उसके बाद जिसको खुश नहीं रहना है रहे, और मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। ये दो सिंपल चीजें अगर आप बार बार अपने आप को याद दिलाते रहेंगे ना, तो किसी भी सिचुएशन में अच्छे से जीने के तरीके आप अपने आप ढूंढ कर निकालेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। मेरे बैग में खाने का कुछ सवाल है तो आपको? मनस्वी में आई मेरी सारी फ्रेंड्स, आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप बेझिझक सपना मैम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस, तो जल्दी से बिना समय जाया किए आप अपने मन की बात कर सकते हैं। यस, Good afternoon, Rani ma'am. Ma'am, first of all, thank you for. आंचल म्यूट पे हो आप? Actually मुझे म्यूट कर दिया था, I think. नहीं, Okay. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो आपको देखना और सुनना, it gives a, वो बोलते नहीं, तेज मिलता है। Whenever I have heard you, though I have never met you, but आपको देख के सुनने के बाद एक तेज मिलता है, and that is actually very enlightening. I'm really thankful, not only me, I think we all are very thankful to hear you, and Rani ma'am, thank you for organizing it. But आपने जैसे बताया ना, उसमें एक पॉइंट में भी आपने बोला हो, बट हमें ऐसा करना चाहिए, एवरी मदर, जैसे आपने कहा ना, कभी हम खिलौने के तौर पर कैसे parents ले लेते हैं, तो कहीं उनको शुरू से ऐसा आदत पड़ जाती है कि dolls are to be played with, उनके अंदर एक हैबिट हो जाती है क्या, yes we dolls are made to be played with। तो घर में जिनके भी बॉयज हैं, क्योंकि जब हमारी डॉटर्स बड़ी होती है तो हम उनको कैसे कहते हैं, अरे अभी यहाँ जाएगी, ऐसा मत करना, ध्यान से रहना, ज्यादा पास मत जाना, दूर रहना। तो वैसे ईच एंड एवरी मदर शुड ऑलवेज गाइड हिज हर सन कि आपको उनका रिस्पेक्ट करना है एट एवरी स्टेप। मतलब वो डे टू डे उनको काउंसिल करना अभी बहुत जरूरी हो गया है कि डोंट प्ले विद देम, रादर ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। कि उनको कहीं कोई डिफिकल्टी है तो वो ग्रुप में उनका हंसी उड़ाने की बजाय रादर यू शुड ट्राई टू कवर देम। तो एक हर बेटे की काउंसलिंग जब हमारे फैमिली लेवल पे स्टार्ट होगी, तो क्योंकि यूजुअली जब हम क्राइम्स इन सब के बारे में देखते हैं तो यूजुअली हम क्या सुनते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ गई थी, उसने अपने और दोस्तों को बुला दिया। मींस कहीं ना कहीं घर पे बेटों की काउंसलिंग कहीं ना कहीं कम पड़ रही है कि हमने उनको नहीं बता रहे हैं कि दे आर टेंडर, ट्रीट देम एज अ टेंडर, नॉट इन टेंडर कमजोर है वैसे नहीं। आंचल आपकी बात तो सही है, आंचल म्यूट करो आप एक बार। हाँ, सो क्योंकि बात आपकी बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैंने कहा कि हम बेटों को, अनफॉर्चुनेटली बेटों की तरफ पूरी दुनिया ध्यान ही नहीं दे रही है, किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही। बस पढ़ाई करो, एजुकेशन लो, कमाओ, इसके अलावा बेटों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। एंड इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट। एवरी टाइम आई हियर द डिबेट्स आफ्टर एनी रेप सिचुएशन, कोई डिबेट सुनती हूँ मैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि why are we as a country not trying to focus on good parenting? Why are we not teaching the parents how to bring up their boys and their girls? और ये चीजें हम अगर इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हम क्या बकवास करते हैं कि पुलिस का ध्यान नहीं है और गवर्नमेंट का ध्यान नहीं। पुलिस और गवर्नमेंट हर घर के अंदर थोड़ी जाती है, तो वो तो हर एक को अपने आप खुद को सीखना पड़ेगा। लड़कियों को भी हमको ये सिखाना पड़ेगा, बेटा मॉडर्निटी होने की वजह से तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, तुम कितने भी मॉडर्न हो जाओ, तुम्हारा रेप हो सकता है क्योंकि तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा है। और दुनिया में आदमी बदलेंगे उतने दिन तक तुम खुद वेट नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जैसे आपने कहा आंचल कि बेटों को भी ये चीज हमको हर घर में अगर सिखाना शुरू करें, कम से कम हम अपने लेवल पे शुरू करें, तो एज अ वाइफ उसको कैसे ट्रीट करना है, एज अ अननोन गर्ल कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें आपने बिल्कुल सही कही है कि ये फिर से ये स्त्री का काम है, ये एक माँ का काम है, स्त्री का काम है, क्योंकि पुरुष ये एंगल को समझ नहीं पाता। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमने ये करना। सो थैंक यू आंचल वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप दैट पॉइंट। कोई और कुछ पूछना? यशस्वी, हेलो मैम। Hello, ma'am. Yeah, hi. Yeah, I'm Mamta.
बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू ममता। मैम मेरी प्रॉब्लम थोड़ी लंबी थी, तो कैन यू गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर? मैं आपसे फ़ोन पे अपॉइंटमेंट वगैरह ले लूँगी। हाँ, हाँ, आपको ना आपका मेरे ख्याल से ग्रुप में कहीं होगा, तो ये हाँ, मिल मेरे ख्याल जाएगा से डॉक्टर नंबर। रानी जो है आपके साथ में मेरा, या हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर यस, डॉक्टर यस। रानी आपके साथ शेयर करने वाली है हाँ सबके जी। साथ में। या वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको जिसको भी ओके। कांटेक्ट करना हाँ हो जी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। उसके बाद में अगर या बात करना है या मिलने आना है आपको मेरे काउंसलिंग सेंटर में, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। या मैम बट आपका सेंटर कहाँ पे है? छत्रपति नगर में, ओके। नागपुर। बट मैं ऑनलाइन काउंसलिंग्स भी लेती हूँ। इट्स अगर नॉट इन आपका दिल्ली? No, no, I am not in Delhi. But I have lots of clients in Delhi because I've been doing online counseling for more than 5 years now. In fact, या across the world, I have clients. या But on WhatsApp, you can definitely contact me. Then फिर हम आगे देख सकते हैं क्या करना है। या वैसे ओके आप मैम। लोग मेरा एक YouTube चैनल भी है जिसपे काफी सारे अलग-अलग विषय पर वो वीडियोस है। ओके। फेसबुक पेज पे मेरे आर्टिकल्स और वीडियोस वगैरह रहते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे अलग-अलग वीडियोस रहते हैं। तो हाँ आप जी। लोगों को और भी कुछ सुनना है, कुछ करना है, तो you can join those pages. Yes, या yes. You श्योर can मैम। always I will share the Yeah, या link. you श्योर can. मैम। मैं ग्रुप में लिंक शेयर हाँ जी। करूंगी। आप मनस्वी ग्रुप में हैं, अगर नहीं ममता जी, तो प्लीज गिव योर नंबर इन द चैट। या I will join you in the group or I will या send you आई personally. विल गिव योर नंबर। यशस्वी कुछ कहना चाहते हैं। Thank you. यशस्वी आप म्यूट पे हो, पहले अनम्यूट कर लो। या नमस्कार मैम। आपको सुनना और आपकी बातों को जानना बहुत मेरे लिए बहुत सुखद रहा। और उसके बाद मैं अभी एक बेटी की माँ हूँ। तो मैम आपने जैसे जी। बताया कि मतलब मतलब मेरा तो बेटा तो है नहीं, बेटी को मैं इस तरह से बड़ा करना चाह रही हूँ कि वो समाज में एक अच्छी मुकाम हासिल कर सके। पर मैम उसको घर का अगर मैं जैसे हर चीज उसको सिखाती हूँ, तो वो जैसे मैं यूज हो रही हूँ, मेरे घर में मैं सारा सब कुछ जिम्मेदारियां मेरी रहती है। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर साहब की सारी जिम्मेदारियां मेरी रहती, बाहर की भी और घर की भी। सिर्फ उनका काम है कमाना। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी बेटी मेरी तरह नहीं हो, कि जी। मतलब सारा सब कुछ मैंने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। घर का सारा काम मैं करती हूँ। लॉकडाउन के दौरान भी मेरे सारा मतलब टॉयलेट क्लीन करना वो मेरा ही काम है। तो मैम अगर बेटी ये सब चीजें देख रही है तो उसको ऐसा लगता है, मैं कहती नहीं तुम्हें नहीं करना है, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो यही चीज है कि यहाँ हम थोड़ा सा गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हमको उनको बैलेंस सिखाना कि बेटा तुमको तुम्हारे हस्बैंड को सबको घर का काम करना पड़ेगा, सारा काम तुम नहीं करना, लेकिन तुमको अपना आधा तो करना ही पड़ेगा। और कभी कभी एडजस्ट करने के लिए पूरा भी करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये उनको सिखाना जरूरी है कि शादी इज नॉट 50-50, शादी इज 100-100। मैं 100% हूँ उसमें और मेरे हस्बैंड 100% है उसमें। तो मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनके तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं, तुमको इस तरह का ट्रीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तुमने सुन नहीं लेना। लेकिन दोनों को भी करना है, ये बैलेंस वाली बात है जो उनको बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. कोई और? यशस्वी, रेनू। यस, रेनू जी। हेलो मैम, यस। एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। जी रेनू बोलिए। Thank you so much, Sapna ji. I am hearing for you for the first time, and it is really very pleasure for me to hear you. And you are so, I mean, you have explained the thing very truly, and it is very true that we all mothers have to understand the feeling. And I think every mother is understanding in a very good way. But the way you are giving the examples and you are sharing your own experiences is really helping them to understand the real situation. Actually, I also wanted your contact number, and which I have already heard. I have to join the link, and I'll be soon in contact with you. I have to ask about my son and daughter both. And I myself is also a homeopathic physician. I have been into the GNM group since long. So and I am also in the situation where I have to understand my children. So I need your help. I really need your help. So I will soon contact you. Yeah, I am also sharing my WhatsApp number on the chat. अभी आप चाहे तो चैट में से भी ले सकते हैं। Yes, thank you so much. I'll be in contact with you.
Thank you. Thank you, Sapna ji. Thank you, madam. You are at Thank you. Very you are nice at speech. you are at Thank you, ma'am. Very nice speech. Motivating speech. Any question? Can you join me, please, this group? Yes, we will do that. कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सपना मैम से तो प्लीज यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चंस. हेलो, उनके स्पीच से काफी मोटिवेट हो गए मैडम. Thank you can express, you can give your feedback in the chat as well as in the group. अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए अभी सपना मैम से. Don't miss this opportunity. Excuse me. Hello, Sapna ma'am. Hello. हाँ, हेलो. आपके जो पेजेस है इंस्टाग्राम पे और ये इसके यानी आपके नाम से ही मिलेंगे? कैसे? हाँ जी, सब जगह डॉक्टर सपना शर्मा बोलना डाल दे. ओके, थैंक आप यू. डॉक्टर सपना शर्मा मतलब DR सपना शर्मा डालिएगा, क्योंकि सपना शर्मा नाम से और भी है लोग, तो DR सपना शर्मा आप डालेंगे आपको फोटो मिलेगा ही, तो आप देखिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. एक सवाल है चैट पे, क्या मैं वो ले सकती हूँ? डॉक्टर वैशाली का एक सवाल है कि nowadays both husband and wife are working, they need the help of some elderly person to take care of their kids. Also they don't want them to interfere in anything at all. Here is the problem. तो जी कि आजकल यंग लड़का लड़की दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो चाहते हैं कि कोई बुजुर्ग हमारे बच्चे को देखे, लेकिन वो चाहते कि ये बुजुर्ग जो है हमारे घर में इंटरफियर ना करे, हमको कुछ बोले ना, हमको परेशान ना करे. तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अपब्रिंगिंग. जैसे मेरी बेटी को मैं अक्सर बताया करती, बेटियों को दोनों को बचपन से, मेरे ख्याल से 15-1 साल की होंगे तब से उनको कम से कम साल में एक बार एक बात बताती हूँ कि अगर तुम जॉब करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी हो, तो बच्चों को देखने के लिए कोई चाहिए, तो तुमको अपने सास ससुर की केयर लेनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट आई टेल देम वंस अ ईयर फ्रॉम डे 1. क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या हो गया है कि जब बेटा बेटी मतलब बेटी बहू सॉरी आपकी बेटी और उनके हस्बैंड, बेटी सास ससुर के पास नहीं रहना चाहती, वो अलग रहते हैं. फिर बच्चा होने के बाद में क्या होता है कि फिर वो बेटी अपने माँ को बुलाती है और फिर वो माँ महीना भर वहां पे रहती है. फिर उसके बाद में बेटी रोना शुरू करती है, अब मैं काम पे वापस कैसे जाऊंगी, कितना मुश्किल है. फिर माँ कहती है कि मैं थोड़े दिन रुक जाती हूँ. फिर वो थोड़े दिन करते करते बहुत साल तक माँ बेटी के पास में रहती है. ये ट्रेंड हो गया है. और खैर आपको अगर पसंद है वैसा करना तो मुझे कोई हर्जा नहीं है कि वो आप वैसा करें, बट दैट सिस्टम इज नॉट राइट. क्योंकि जब आप चाहते हो तो अगर आपकी बहू है तो यहाँ आपकी बहू सफर करती है, क्योंकि आप अपनी बेटी का कर रहे हो, फिर आपकी बेटी आपकी बहू क्या करेगी. और हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा ये सीखना जरूरी है ना कि भाई अगर कुछ चाहिए लाइफ में तो उसके लिए कुछ देना भी पड़ता है. थोड़ा सा आपको टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, लोगों उनकी बात सुननी पड़ेगी, थोड़ी कई बार उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी उनकी जरूरत है. ये उनके दिमाग में बचपन से डालना बहुत ज्यादा जरूरी है. अदरवाइज मैंने अपने बच्चों को पहले से कहा है कि तुमको अगर लगता है सास ससुर के साथ में नहीं रहना है और मुझे मैं जॉब नहीं करना है, जॉब नहीं कर पाऊंगी तो मत करो जॉब, या बच्चे नहीं कर पाऊंगी तो मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं तुम्हारे घर में आके नहीं रहूंगी. इमरजेंसी में आई विल ऑलवेज हेल्प यू, बट मेरे भरोसे पे जिंदगी मत प्लान करो. क्योंकि वो आसपास यही देख रहे हैं कि माँ चली जाती है, तो वो कब सीखेंगे. सैक्रिफाइस हर किसी ने करना है. फिर माँ जब रहने जाती है और सास जब रहने जाती है, उसमें बहुत फर्क होता है. जब सास घर में बच्चे को देखती है तो बहू को ये होता है कि मुझे जॉब खत्म होके तुरंत पहले घर आना है, सास को हेल्प भी करनी है. जब माँ घर में बच्चे को देखती है तो अक्सर जो बेटी है वो फोन कर देती, माँ आज यहीं से फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, आप खाना बना लेना, आप देख लेना, मैं आ जाती हूँ. तो ये चीज है, हम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कैसे जीना है तो सीख ही नहीं रहे हैं. ये भी तो उनको सीखना पड़ेगा ना. आप क्या जिंदगी भर चलने वाले हैं उनको. So each generation has to go through their share of hardship. अपने बच्चे की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश मत करिए. आसान उनको अपनी जिंदगी बनाने की सीख ढूंढनी पड़ेगी. आपका काम वो नहीं है. आपका काम है बच्चों को बड़ा करना और कैसे जीना है ये सिखाना, बस इतना आपका काम है. और बाद में फिर जब जब जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, कभी प्रेगनेंसी का टाइम है, कभी कॉन्फ्रेंस जाना है, तो जरूर जाइए हेल्प करने. तो ये सिस्टम भी हमको ही पहले से बच्चों को सिखाना. और कोई सवाल है किसी के? Any other question? सपना प्रगति क्वेश्चन पूछना है.
Hello. Yeah. Yes. Please do it fast. Yes, प्रगति दीदी आप कुछ पूछ रही हैं? आशा दीदी कोई कुछ क्वेश्चन है क्या आपके पास? नहीं, कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं है। नेक्स्ट राउंड जो क्वेश्चन आंसर राउंड लेना है उसके बारे में। हाँ ठीक है। सपना मैम एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, अगर हम वैसे तो पूरा जो हमने सुना है सेशन उसमें इसके आंसर्स छिपे हुए हैं, पर इन शॉर्ट जो हमें एक औरत हो के नाते हमें जो लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी मुझे अपनी बेटी को नहीं बनाना, तो यहाँ पर सोच कहाँ गलत हुई है या हमें क्या चीज पर ध्यान देना है, और अपब्रिंगिंग में हमें क्या विशेष जैसे आपने बताया है उसको अगर हम नटशेल में बताना चाहें तो वही बात है कि देखिए आप जैसे हैं वैसे बुरे नहीं है ना, हमारी हर चीज बुरी नहीं होती, हमने कोई चीज सहन की है, कोई चीज टॉलरेट की है, क्या वो हमेशा गलत था? क्या टॉलरेट करना गलत होता है? क्या एडजस्टमेंट करना गलत होता है? बहुत ज्यादा एक तरफा होना गलत होता है कि सब आप ही के सिर पे हो और आप ही को परेशानी। अदरवाइज इट इज नॉट रॉन्ग टू एडजस्ट फॉर योर फैमिली, टू चेंज समवॉट, टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस समटाइम, ये चीजें गलत नहीं होती है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से कहती हूँ कि जो पेरेंट्स में आज ये हो गया है ना कि जो हमको नहीं मिला वो सब बच्चों को देना है, हमको अलग तरीके से बच्चों को, अरे आपका नुकसान कौन सा हुआ है जिस तरह से आप बड़े हुए हो? जैसे आजकल पेरेंट्स बच्चे को डांटते नहीं है और ये नहीं करते हैं, भाई हमारे पेरेंट्स हमको डांटते थे, डिसिप्लिन कराते थे, इसीलिए हम इस तरह के व्यक्ति बने। एंड आई डोंट रिग्रेट, मुझे लगता है मेरे लाइफ में डिसिप्लिन है तो इट्स अ गुड थिंग। मेरे बच्चों की भी लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए, मेरे बच्चों को भी दूसरों की केयर करना आना चाहिए, मेरे बच्चों को भी समझना चाहिए कि दूसरों के साथ बदतमीजी नहीं करना है, ये चीजें जरूरी है लाइफ में, अच्छी चीजें हैं। मेरे बच्चों को मैं बचपन से हर चीज में उनसे कहती थी कि आप सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, एक्सक्यूज मी बोलो, घर में भी हर किसी से। इवन हम लोग कहीं पे ऑटो से या रिक्शा से कहीं जाते हैं तो उतरने के बाद में पैसा देते समय रिक्शा वाले को थैंक यू बोलना है। ये छोटी छोटी चीजें जब मैंने हर समय फॉलो की तो बड़े होने के बाद में करीब 17-18 साल की एज में मेरी बेटी जब कॉलेज गई तो उसने मुझे कहा कि मम्मी पहले बार ध्यान में आया कि आपने ये चीज हमको सिखा के कितना अच्छा काम किया, क्योंकि बाहर कोई किसी को थैंक यू नहीं बोलता है, कोई किसी को एक्सक्यूज मी नहीं बोल रहा है, लोग रिक्शे वालों को, काम वाली बाइयों को कितना बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, कैसे भी बात करते हैं। ये चीजें कहाँ से आती है सब? ये हमने सिखाई है, हम वो लाइफ जिए, इसमें बुरा क्या है? इसमें किसी चीज में बुरा नहीं है। दूसरों का मान रखना, दूसरों की बातें सुन लेना, इसमें बुराई क्या है? हाँ, अपने लिए खड़े होना भी एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो पुराने जनरेशन में नहीं सिखाया गया था, जो हमको सिखाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। प्रगति जी क्या क्वेश्चन लेना है, क्योंकि देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। एक सवाल है, एक सवाल इसमें चैट में आया है, मैं ले सकती हूँ? हाँ। How to do balance work-life balance when you have to compete with your male colleagues? देखिए, एक तो सबसे पहले प्लीज आदमी बनने की कोशिश, पुरुष बनने की कोशिश मत करिए। प्लीज डू नॉट ट्राई टू बिकम अ मेल, क्योंकि आप औरत है, वो पुरुष है। हाँ, वर्क प्लेस में कंपटीशन है, लेकिन आप अपने टारगेट बनाइए ना, दूसरों के साथ क्यों कंपटीशन करना है? मुझे लगता है यही चीज हमको बच्चों को भी सिखानी है, खुद भी। हमारी कंपटीशन हमारे साथ होनी चाहिए। एम आई बेटर? मैं जैसे कल थी क्या मैं उससे बेटर हूँ? जो मैं पिछले साल थी क्या मैं उससे बेटर हूँ? अगर आप ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं, उनके जैसा ओवर टाइम नहीं कर सकती, तो अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाइए, अपने नई नई चीजें सीखिए। आज इंटरनेट पे आप दुनिया का कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वालिफिकेशंस आप अपने घर में बैठ के ले सकते हैं। तो आप अपने क्वालिफिकेशंस बढ़ाइए, अपने स्किल्स बढ़ाइए। उसके लिए आपको ज्यादा टाइम बैठने की वहां पे जरूरत नहीं है कि आप मेल कलीग्स के साथ कॉन्सेंट्रेट करें। सो डोंट ट्राई टू बिकम लाइक अ मैन, you are a woman and that's a very special thing in itself. उसी को किस तरह से आप इसको इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है हार्नेस करना, मतलब उसी का यूज करके आप कैसे बेटर अपना वर्क लाइफ बना सकते हैं, ये सोचिए। और उससे कम्पीट करके अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, टेंशन ज्यादा आ रहा है, तो क्यों कम्पीट करना है? उसको अपना करने दीजिए। यू गो टू वर्क फॉर अ रीजन दैट यू वर्क, एंजॉय योर वर्क, एंजॉय करिए अपने काम को, और एंजॉय करोगे तो अपने आप जो आपको चाहिए लाइफ में आप धीरे धीरे हासिल कर लेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स और डन?
And for today, आगे बढ़िए रानी दीदी। बहुत सारे मंत्र Excuse me, मिले हैं ma'am. आज। अब सेशन हम लोग एंड कर रहे हैं। Ma'am, आपके can I जो भी please और ask a क्वेश्चंस question? हैं आप प्लीज अपना इस चैट में आप डाल दीजिए। आई विल रिकॉर्ड इट और मैं मैम तक पहुंचा दूंगी। मैम का नंबर भी चैट में डला हुआ है, यू कैन गो थ्रू, नोट इट डाउन। अभी के अभी आप नोट कर लीजिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आज और कल मैक्सिमम आप अपने डाल दीजिए। मनस्वियों के लिए मैम अटेंड करेंगी कल तक, तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, आपके मत आप रखिए। और इस सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। बहुत सारे मंत्र हमें मिले तो वो भूलना नहीं है। सेशन बहुत अच्छा था, दैट इज वन थिंग, बट यू डोंट हैव टू फॉरगेट जो मैम ने इतने अच्छे से इतने सारे 360 डिग्रीज जो है स्त्रीत्व, जो वुमनहुड को पूरे सारे 360 डिग्री पूरा गोल घुमा के हमें बताया है। एज अ सास, एज अ बहू, एज अ बेटी, है ना, सभी कुछ सारे मायने हमको दिखाए हैं और हमें वुमनहुड का आईना हमें दिखाया है मैम ने। तो हमारी चुनौतियां हमेशा बनी रही थी, बनी रहेंगी, चुनौतियां हमेशा रहने वाली है, लेकिन हमें अपनी लाइफ कैसी चाहिए इसके लिए हमें खुद एक्शन लेना होगा और हमें अपनी चाह बरकरार रखनी होगी। यह नहीं कि हम अपने कोई भी बात का शिकार बने, इस लाइफ का शिकार नहीं बनना है हमें, इस लाइफ को कैसी बनानी है उसका चुनाव हमें खुद करना है। तो हमारा मंत्र है कि हमारी खुशी हमारी जिम्मेदारी है, तो ब्लेम गेम हमें बंद करना है। इधर उधर हमें नहीं देखना है कि कहाँ से हमें नाखुशी मिल रही है, पर हमारे अंदर क्या झांक के हमें देखना है और अपने अपने आप को खुश रखने के अच्छे स्वस्थ तरीके ढूंढने हैं। समय 24 घंटे सभी को मिला हुआ है। आप अपने 24 घंटे में अपने लिए, खुद के लिए, अपनी जिंदगी को निखारने के लिए, अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए और खुला बनाने के लिए क्या कर सकती है, उनकी सोच की बेड़ियां हमें तोड़ना होगा। जैसे मैम ने बताया कि हम खुश नहीं देख सकते हैं, तो वो बात आप जरूर से ध्यान में रखें और ऐसी छोटे मोटे जो हमारे बंदिशें हैं अपने ही मन में हमने अपने आप को जकड़ के रखा है, उससे आजाद होना है। So that is the real freedom of womanhood. So thank you so much, Sapna ma'am, for being with us. Yes. आगे भी क्वेश्चन आंसर राउंड लेना था, कुछ सरप्राइज क्वेश्चन आंसर राउंड। हाँ, सपना मैम को many thanks to सपना मैम for being here with मनस्वी। जैसे हमने शुरू में भी कहा, मैं भी मनस्वी, तू भी मनस्वी। सपना मैम ने अपने सारे काउंसलिंग का जितना वो बेस्ट आप लोग को बता सकती थी, आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स देकर। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। एंड शी इज देयर विद अस। इतना अच्छा उन्होंने हमें अपना सपोर्ट दिया है। शी इज देयर विद यू। तो आप लोग अपने क्वेश्चन मैम को don't hesitate to ask for help. Okay, thank you so much, Sapna ma'am. मनस्वियों, आप लोग बने रहो। We have some questions, surprise questions and winner of the day to be announced. प्रगति दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के हमारे सरप्राइज क्वेश्चंस पूछें और थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए हमारा। यस, आप लोग को अपने प्रगति दीदी आप म्यूट हैं, अनम्यूट। जय महेश, सपना जी ने हमें बहुत ही सुंदर तरह से हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में बताया। इतने शानदार जानदार सेशन के लिए हम सभी बहनें सपना जी की बहुत बहुत आभारी है। तो आइए अब आपके लिए लेके आई हूं मैं तो इतिहास की ओर चलेंगे अपन। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन लेके आई हूं। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनी फिल्म का नाम बताइए। जो सबसे पहले चैट बॉक्स में डालेगा वह विनर होगा। सही आंसर चाहिए। लक्ष्मीबाई। पूरा नाम लिखिए प्लीज। कर्णिका। वॉइस नहीं, सिर्फ चैट बॉक्स। आगे दीदी। हेलो रानी दीदी, आप मुझे सुन रही है? हाँ। एक्चुअली वीडियो नहीं हो रहा है कुछ।
हाँ, मैं देख रही हूँ। हाँ, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फागुन का महीना है और इस समय हम मथुरा की बात ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए बताएं, इसी से रिलेटेड है हमारा दूसरा क्वेश्चन। प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा। नहीं, बरसाना में। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में जो आएगा वो राइट होगा। ठीक है, अब बारी है आज का तीसरा क्वेश्चन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ओके, बहुत फटाफट आंसर्स आ रहे हैं। इसी बीच में मैं आप सभी को हमारी नागपुर महिला संगठन, नागपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन कुछ कॉम्पिटिशन्स भी ले रहा है। तो उसके अंदर है पहला, होली में मैनू सजदे, न्यूज़पेपर से जुगाड़ ज्वेलरी बनाएं। इसके अंदर 10 साल के ऊपर की कोई भी महिला सदस्य पार्टिसिपेट कर सकती है। पार्टिसिपेंट को ज्वेलरी बनाते समय सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर, डोरी और कोई भी कलर का यूज करना है, यानी मल्टी कलर यूज करना है। मार्किंग सिर्फ इन तीनों पर ही होगी। डोरी डेकोरेटिव नहीं चाहिए। आपको अपनी 2 फोटो नाम व मोबाइल नंबर के साथ जो नंबर दिया गया है उस पर भेजनी है। एक फोटो आपकी ज्वेलरी की चाहिएगी और दूसरी उसी ज्वेलरी को पहने हुए फोटो की चाहिएगी। आपकी फोटो हमें 12 तारीख को 12 बजे से पहले मिल जानी चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखा जाएगा। थैंक यू। अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। ना मैं आपकी कोई एग्जाम नहीं ले रही हूँ, बस थोड़ा सा जीके के साथ साथ थोड़ा सा फन भी चाहिए। तो आइए, चौथा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया? दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया? देखिए, नॉलेज के साथ साथ में कुछ फनी सा भी चाहिए है। दोनों राइट आंसर नहीं मिला है। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप इट। इसमें दुनिया का, वेरी गुड, जमीन के अंदर मिला है हमें सबसे पहला आलू। अब बारी है 5वें क्वेश्चन की। ये हमारा रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे माँ के ससुर के बेटे की बेटी, मेरे माँ के ससुर के बेटे की बेटी। वेरी गुड।